Welcome everyone. So this is chapter number 5, that is forms of market. तो हम सभी की ज़िंदगी जिस टॉपिक के साथ में जुड़ी हुई है वो चैप्टर मार्केट। तो मार्केट कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जानने से पहले मार्केट होता क्या है ये हमें समझना ज़रूरी है। आम तौर पे हम लोग उस जगह या इलाके को मार्केट कहते हैं जहाँ पे जनरली चीज़ें खरीदी या बेची जाती है। जी हाँ, ये सच बात है। लेकिन इसके आगे जाकर अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर देखें तो इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से मार्केट कहा जाएगा एक इस प्रकार की अरेंजमेंट को जहाँ पर खरीदार और बेचने वाले एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए और एक्सचेंज ऑफ गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज भी हो। ओके, सो आइए चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमिस्ट अगस्टीन कर्नॉट इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन जो है मार्केट की वो है कि मार्केट मतलब ना केवल वो एक जगह जहाँ पर चीज़ें खरीदी या बेची जाए, बल्कि कंप्लीट इलाका। आप यहाँ से लिख सकते हो एनी रीजन in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tends to equality easily and quickly। बेसिकली हम नॉर्मल संदर्भ के अंदर ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से मार्केट क्या रहेगा। तो ऐसा कोई भी इलाका ले लीजिए, कोई भी एक रीजन ले लीजिए जिस रीजन के अंदर ढेर सारे बायर्स हो और ढेर सारे सेलर्स हो और ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हो और इनके द्वारा जो लेन देन होगा ये कुछ इस प्रकार से रहे ताकि कीमतों के ऊपर प्रभाव, प्राइजेस जो है ये हर जगह एक समान मिले और लेन देन जल्दी हो। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाँ पे सेब की खेती है, जैसे आप अगर कश्मीर चले जाएंगे तो कश्मीर के अंदर आपको प्राइजेस कम मिलेगी, और वही अगर आप दूर दराज का ऐसा इलाका जिस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और उस जगह पे लोगों को सेब खाने की बहुत इच्छा है, लोगों के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे बेचने वाले भी महंगे दामों पे सेब को बेचेंगे। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर हम उसे एक अलग मार्केट कहेंगे। अंडरस्टूड। लेकिन प्राइस ये वाला फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि क्या हो, प्राइस इक्वली रहे, मतलब उस इलाके के अंदर अगर आप कहीं पे भी सेब खरीदोगे तो इक्वल अमाउंट पे मिले, इजीली मिले और जल्दी जल्दी मिले। ठीक है, तो अब इस समय पे हम मार्केट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है कि खरीदार रहे, और अगर खरीदने वाले हैं तो ही बेचने वाले तैयार होंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग कि जो भी खरीदार और बेचने वालों के बीच में संबंध है, रिलेशन है, ये किसके कारण है? या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, जियो का सिम एक प्रोडक्ट है और उस सिम की मदद से जो हम कॉल कर पा रहे हैं, गाने सुन पा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, ये हो गई सर्विस। ठीक है, समझ आ रहा है? मोबाइल आपने खरीदा तो प्रोडक्ट हुआ। मोबाइल अगर बिगड़ जाता है तो उसमें रिपेयरिंग करने का काम सर्विस सेंटर्स का है। ओके, तो ये प्रोडक्ट और सर्विस का लेन देन वहाँ पे होना आवश्यक रहेगा। तीसरी चीज़ कि बहुत बार मंदिर में आप चले गए तो मंदिर में सर्विस मिली, आपने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना की सर्विस हो गई और भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन यहाँ कोई कीमत नहीं डिसाइडेड है, तो हम समझ नहीं पाएंगे ना कि तुमने कितनी शिद्दत से, कितने मन लगाकर भगवान की प्रेयर की है। और ये भी तो पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली भगवान ने आशीर्वाद औरों की तुलना में कितना ज़्यादा दिया आपको। अंडरस्टूड। तो मार्केट के अंदर प्राइस डिसाइड रहेगी
तो कीमत के हिसाब से हम लोग क्वांटिटी का जो सेलिंग होगा या जो बायर क्वांटिटी परचेस करने वाला है, इसके बारे में हम लोग जानकारी ऑन रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी वहाँ का फैक्टर रहेगा। और नेक्स्ट थिंग इज कि जो बायर है और सेलर है, ये एक दूसरे के कितने करीब है। ठीक, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं आज के डेट में कि भैया ऑनलाइन ज़माना होने की वजह से मार्केट काफ़ी बड़ा हो गया है। अब मार्केट बड़ा होने के लिए कोई बच्चा थोड़ी है जो खिलाओ पिलाओ उम्र के हिसाब से बड़ा होगा। फिर हुआ क्या? तो हुआ यूँ कि कल तक के मैं सिर्फ मेरे इलाके के जो बच्चे मेरी कोचिंग में आ रहे थे उन्हें पढ़ा पा रहा था, लेकिन आज ऑनलाइन की मदद से दूर दराज में बैठे जितने भी बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वो इस लेक्चर को सुन पाएंगे। और इसीलिए हमारा क्या हो गया, पहले कांटेक्ट नहीं होता था लेकिन अभी क्लोज कांटेक्ट आने लग गया। अंडरस्टूड? तो क्लोज कांटेक्ट बायर्स और सेलर का होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि नॉलेज अबाउट मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नॉलेज अबाउट मार्केट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी इलाके के अंदर सिर्फ एक रेडी वाला है और वो सेब बेच रहा है, और उस इलाकों के अंदर दवाखाना है। तो दवाखाने के होने के कारण आप अगर वहाँ से गुज़र रहे हो और वो व्यक्ति जानता है कि यहाँ दवाखाना है, तो ज़रूरतमंद लोग जो पेशेंट्स को सेब खिलाना चाहते हैं वो आ रहे हैं, तो उसने आपको महंगा दे दिया। हो गया यहाँ पे मार्केट का कबाड़ा। वो मार्केट नहीं है, भले ही वहाँ पे बायर और सेलर आ गए, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट परचेज कर सके हो, उसकी कुछ प्राइस भी है और क्रॉस कॉन्टैक्ट भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था? प्राइस। समय देखकर, मौका देखकर, सामने वाले की मजबूरी देखकर अगर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत के अंदर बेच रहा है, तो उसने क्या किया? अपॉर्चुनिटी क्रिएट की खुद के लिए। लेकिन आपको नॉलेज नहीं था मार्केट का कि भैया सेब मिल रहे थे 70 रुपये किलो और आप ले आए 150 रुपये किलो। तो यहाँ पे क्या हो गया? हम बोलेंगे कि भैया मार्केट नहीं है, व्यापार नहीं हुआ है ढंग का। अंडरस्टूड? सो नॉलेज अबाउट मार्केट के अंदर मतलब क्या? ऐसी जगह जहाँ पे आपको सर्विस प्रॉपर मिले, प्राइस रीजनेबल मिले, कंपिटिटिव प्राइस हो। अंडरस्टूड? तो मार्केट उस जगह को पक्का कहा जाएगा जिस जगह पे कंपटीशन बहुत अच्छी रहती है और इसकी वजह से प्राइस हर जगह लगभग सेम रहेगी, ताकि बायर और सेलर दोनों के लिए ये सुविधा हो। आइए चलते हैं आगे, बढ़ते हुए देखते हैं हम कि ये मार्केट कितने अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टेबल से पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन भी सकते हैं। बस इस टेबल को हमें समझना ज़रूरी है। एक बार मैं इसे एट ग्लांस समझा देता हूँ फटाफट, उसके बाद में हम हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट जो है ये अलग अलग बेस पे किया गया है। सबसे पहला, अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो एक छोटे से इलाके के अंदर बैठने वाला मार्केट लोकल मार्केट, पूरे देश का एक इलाका जहाँ पे एक प्रकार के नियम कानून हैं वहाँ पर नेशनल मार्केट, और ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से अब लगभग सभी देशों का एक दूसरे के साथ में संपर्क बहुत मजबूत हुआ है और उस कारण देशों के बीच में आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसीलिए ये एक इंटरनेशनल मार्केट भी डेवलप हुआ है। तो इलाकों के हिसाब से छोटे से लेके बड़े जियोग्राफिकल एरिया के दृष्टिकोण से पहला लोकल, दूसरा नेशनल, तीसरा इंटरनेशनल। दूसरा, समय के हिसाब से अगर हम लोग मार्केट को डिवाइड करने की बात अगर करें तो कुछ ऐसे मार्केट रहेंगे जो बेहद कम समय के लिए ही आपको दिखेंगे, उसके बाद में वो मार्केट ख़त्म हो जाता है। आइदर कंज्यूमर चले जाएंगे या तो जो सेलर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, या वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर उससे थोड़े ज़्यादा अवधि के लिए अगर ये तीनों चीज़ें उपलब्ध है तो उसे कहेंगे शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड मतलब औसतन अराउंड 5 साल के लिए जो बिज़नेस सेट रहेगा उसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग पीरियड, और 5 साल से ज़्यादा भी जिसके अंतराल रहे उसे वेरी लॉन्ग पीरियड हम लोग कहते हैं।
अब मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है, बेचने वाले खरीदने वाले, इनके बीच की एक लड़ाई, तो ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से एक रहेगा परफेक्ट कंपटीशन। जैसे जहाँ बाजार है, मंडी है, वहाँ बहुत सारे से सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, वहाँ अगर आप जाओ तो आपको वहाँ रीजनेबल प्राइस मिलेगी, क्योंकि बेचने वाले को डर रहता है कि अगर ये कस्टमर और 4 जगह पे अगर चेक कर ले तो कैसा, तो हमारा कस्टमर मेंटेन होना चाहिए। और वहाँ पे जाने के बाद में कस्टमर का भी पहला अनुभव रहेगा कि लगभग सभी लोग एक ही रेट के अंदर बेचते हैं, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, सेब वाला, दवाखाने के सामने वाला मौका देख के ले लिया उसने आपसे ज़्यादा पैसा। अब ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के ही 3 महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे: मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए देखते हैं एक एक करके ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट डिटेल में। तो शुरुआत होती है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग मार्केट को डिवाइड करते हैं जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। किसके हिसाब से? जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, या तो रीजन, जितने इलाके के अंदर ये वाला मार्केट बैठा हुआ है या बना हुआ है उस हिसाब से। पहला वाला रहेगा आपका लोकल मार्केट। लोकल मार्केट, महल के अंदर लोकल मार्केट रहेगा, ठीक है। आप सीताबर्डी में जाओ तो सीताबर्डी का वहाँ का लोकल मार्केट है। तो लोकल मार्केट वो जगह रहेगी जहाँ पे क्या होगा, खास करके वो चीज़ें बेचा जाएगी जो उसी एरिया के अंदर या उसी इलाके के अंदर तैयार होती है। अंडरस्टूड? सो लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स सेल एंड कंज्यूमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। वापिस से ध्यान दो कि फॉर एग्जाम्पल ये इतने इलाकों के अंदर कुछ एक चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है और वही अगर आकर यहाँ की बाज़ार या मंडी के अंदर बेची जाएगी तो हम कहेंगे इसे लोकल मार्केट। उदाहरण के लिए बताता हूँ, गर्मी के सीज़न के अंदर फॉर एग्जांपल आप नागपुर के बाज़ार में हो तो नागपुर के आजू बाजू में भी कुछ खेत है जहाँ पर अदरक उगती है, बोई जाती है, लेकिन अदरक ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में जो उगाई जाएगी ये बेंगलोर की साइड में है। तो अगर आप जाएंगे खरीदेंगे तो आपको कहा जाएगा कि 2 प्रकार की अदरक है। एक अदरक ये बुरहानपुर वाली अदरक है और एक अदरक बेंगलोर वाली अदरक है। इसका मतलब अगर वो बुरहानपुर वाली अदरक अगर बुरहानपुर के एरिया में बेची जाए तो वहाँ पे उसका लोकल मार्केट है, और वही अदरक अगर नागपुर में आके बेची जाएगी तो वो नेशनल मार्केट हो जाएगी। आम, ठीक है, जो कैरी आती है, कैरी हमारे लोकल एरिया में इसे हम गावरान ये शब्द बोलते हैं। तो जितना भी गावरान चीज़ आती है ना, तो गावरान ये मराठी वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि गांव के इलाकों के अंदर इन्हें उगाया गया है और वो यहाँ पे आके बेचा जा रहा है। तो जैसे ये जो कैरी आती है अचार के लिए बनाने वाली, तो आप जाओगे तो डार्क ग्रीन कलर की कैरी आएगी, थोड़ी ज़्यादा खट्टी रहेगी। तो ये रीजनल एरिया के अंदर प्रोड्यूस की गई कैरी है, तो वो लोकल मार्केट के अंदर आके बेची भी जा रही है और लोकल मार्केट में लोग अगर खरीद भी रहे तो उस मार्केट को हम कहेंगे लोकल मार्केट। समझ में आई बात? लोकल मार्केट की खास बात मतलब लोकल जगह पे उगाई गई चीज़ें या लोकल जगह पे तैयार की गई चीज़ें वहीं पे बेची जाएगी और कस्टमर वहीं पे जाके परचेस करेगा, ठीक है। अभी अगर किसी जगह ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है तो जहाँ पे खरीदने वाले हैं वहाँ पे बेचा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है, रोड बहुत बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो नेशनल मार्केट को हम अक्सर डोमेस्टिकेट मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या है? पूरे देश को हमने एक मार्केट घोषित कर दिया और इस पूरे मार्केट के अंदर चीज़ों के रेट मेंटेन रहे, हर तरीके की चीज़ों की उपलब्धता रहे। तो
कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी जो सरकार की रहेगी, मतलब जो नियम बनाएगी, वो वाली बॉडी रहेगी। अब उदाहरण के लिए प्याज हमारे देश में उगा, लेकिन हमारे देश में जितना प्याज उगा है, फॉर एग्जाम्पल 1000 kg, ये बहुत कम ले रहा हूँ, इतना उग गया और लोगों को खाने के लिए चाहिए 1500 kg अंदाज़ा हर साल। अब क्या होगा कि हर साल एक और देश है, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल नॉर्वे। तो नॉर्वे के लोगों को भी प्याज खाना है, लेकिन वहाँ प्याज नहीं है। तो इंडिया वाले नॉर्वे वालों को प्याज बेचते हैं फ्रीज करके और बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा कि अगर ये 1000 किलो में से भी प्याज अगर यहाँ पे जाकर बेचेंगे, तो कुछ जो खेती करने वाले हैं ये तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब 1500 किलो चाहिए और से एग्जाम्पल अब यहाँ पे बचे हैं सिर्फ 800 kg। तो क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, और सप्लाई बेचने वाले जो है वो कम है। तो इसकी वजह से बेचने वाले कीमत बढ़ा बढ़ा के बेच सकते हैं। अब ये जो कीमत बढ़ा बढ़ा के बेचेंगे, तो इसके वजह से जो आम लोग हैं प्याज नहीं खा पाएंगे। अगर ये प्याज नहीं खा सके तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसे वजह से हमारे देश का एक मार्केट तैयार है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी तैयार की है। तो ये कमेटी क्या करेगी, या गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये बैन कर देगा कि भैया आप बाहर देश में मत बेचो। या तो दूसरा कुछ कि एक ये बेस प्राइस है, इससे ज़्यादा प्याज नहीं बेचे जाने चाहिए। या तो तीसरा काम क्या करेंगे कि ऐसा कोई देश देखेंगे, पाकिस्तान बोले बहुत सारा प्याज हो गया वहाँ पे, तो ठीक है यहाँ के प्राइस नॉर्मल करने के लिए और वहाँ से 1000 kg प्राइस प्याज बुला लो, सस्ते रेट में गवर्नमेंट ही खरीद लेगी और व्यापारियों को बेच देगी। समझ में आया क्या? तो बेसिकली एक इलाके की जो कीमतें हैं, ये वाली कीमतें निर्धारित करने के लिए कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट या कमिटी हेल्प करेगी। बात आई समझ? तो नेशनल मार्केट किसे कहेंगे? तो बच्चों नेशनल मार्केट को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट कहेंगे, नॉट डोमेस्टिकेट, डोमेस्टिक मार्केट कहेंगे। और ये एक ऐसा मार्केट रहता है जहां पर रेगुलेटरी बॉडी रहती है उस पर्टिकुलर देश की, जो खाने पीने की या और किसी अन्य वस्तुओं की चीज़ों को, उसकी जो कीमतें हैं उसको निर्धारित करेगी, ताकि कोई भी मनमाने रेट के अंदर बेच के ग्राहक को लूटे ना। समझ आया? तीसरी चीज इंटरनेशनल मार्केट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केट? जैसा कि मैंने बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट मतलब पूरे दुनिया के अंदर फैला मार्केट। सो इसे वर्ल्ड वाइड मार्केट हम कह रहे हैं। अब भारत का व्यापारी नॉर्वे के अंदर ज़्यादा कीमत मिल रही है, इसीलिए प्याज को यहाँ पे फ्रीज करके भेज रहा है। तो बायर और सेलर किसी भी गुड या सर्विस को अगर देश की बॉर्डर के अक्रॉस बेचे, मतलब देश को छोड़ के देश के बाहर अगर बेचना या खरीदना शुरू करे, तो इसे हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट। ठीक जैसे भारत के अंदर खिलौने ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से आ रहे हैं, तो चाइना एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया, क्योंकि चाइना का मार्केट का जो व्यापारी है वो सेल कर रहा है अपने देश के बाहर वाले देशों को। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, तो भाई इंडियन इंजीनियर्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं अमेरिका या इंग्लैंड जैसे देशों के कंपनीज के लिए। समझ में आया? तो एक तो एरिया पहला वाला पार्ट, और दूसरा खासियत कि जैसे लोकल मार्केट जहाँ पे रीजनल एरिया के अंदर उगी हुई या तैयार हुई चीज़ें अगर वहीं पे बेची या खरीदी जाए तो लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट जहाँ पे कोई ना कोई एक गवर्नमेंट बॉडी उस देश के अंदर की चीज़ों को खरीदने या बेचते वक्त नियमों को बनाएगी, ताकि वहाँ पे सुविधाजनक तरीके से एक ढंग का जो रेट रहे उसमें लेन देन चले। और इंटरनेशनल मार्केट जब देश के अंदर की चीज़ें विदेश में बेची जाए और विदेश की चीज़ें देश में खरीद के लाई जाए, तो नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जो भी सेलिंग और बाइंग होगा उसे हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट। आई होप सो पहला वाला पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ेंगे।
दूसरी चीज़ हम लोग जो देखना चाहेंगे वो है कि अगर हम समय के अनुरूप या समय के हिसाब से अगर पूरे मार्केट का वर्गीकरण करें तो क्या होगा। सबसे पहला वाला जो पार्ट आपको कहा गया है ये है वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा है शॉर्ट पीरियड, तीसरा है लॉन्ग पीरियड और आखिरी वाला है वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, ये यहाँ पे हमारा वर्गीकरण था। जैसा कि बताया है कि फॉर एग्जांपल वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट किसे कहेंगे, तो वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट वो रहेगा जहाँ पे सप्लाई फिक्स रहेगा और प्राइस जो है ये मेनली डिमांड के हिसाब से बनाई जाएगी। लेकिन समय की जब बात हो रही है तो ये जो मार्केट है ये कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक के लिए चलता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो कमोडिटी का है, जो चीज़ आप बेचना चाहते हो वो बढ़ाया नहीं जा सकेगा। चलिए, इसका उदाहरण है कि अभी जैसे हम लोग जुलाई महीने की बात करते हैं, तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने के अंदर कोई भी 2 महीने जो है यहाँ पे जामुन जो है, जामुन खाए होंगे आपने, तो ये जो जामुन है इसका हम लोग कहते हैं कि ये जामुन मार्केट में पक्के आ जाते हैं। अब सबसे पहली बात कि इसका सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, जितने पेड़ पे जामुन लगेंगे उतने ही खाएंगे ना अपन। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे है, कोई भी महीने के अंदर बोल दिया कि नहीं नहीं जामुन ही खाना है, पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि जामुन की जो लाइफ है ये वाली बहुत ही कम है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर जो पेड़ से निकाला हुआ जामुन है ये बेकार हो जाता है, या अगर बहुत पका हुआ है तो पेड़ से ही गिर जाएगा। और इसीलिए क्या है, प्राइस ये डिमांड के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर जामुन कम आ गया और बहुत सारे लोगों की खाने की इच्छा हो गई, जैसे नई नई जामुन मार्केट में आती है तो बहुत ज़्यादा महंगी बेचते हैं लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के ऊपर जामुन आने लगेगी और मार्केट में हर जगह आपको लगभग जामुन ही जामुन बेचते हुए लोग दिखेंगे, तो अब क्या हो गया, बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से खाने वाले लोग कम हो गए, तो डिमांड डिक्रीज हो गई। बेचने वाले के कंपैरिजन में डिमांड डिक्रीज कम हुई, एक्चुअली सप्लाई बढ़ गया यहाँ पर, या किसी साल बहुत सारी बरसात आ गई और बरसात की वजह से जामुन बेकार हो गए, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, प्राइस बढ़ने या घटने का काम होगा। ठीक, अब ये वाला जो मार्केट है ये क्या कुछ ही दिन या हफ्तों के लिए है, क्योंकि कुछ ही दिन या हफ्तों के बाद में जामुन के पेड़ से जामुन गिर जाएगी, बेची नहीं गई, अगर आपने खरीद के रखी है तो वो सड़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ कमोडिटी यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया? तो वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट कौन सा हो गया, ये हमारा जामुन का मार्केट। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सा मार्केट चलेगा, तो लगभग 1 साल के लिए जो मार्केट है, आप 1 साल से 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन शॉर्ट पीरियड के नोट में क्या लिखना है, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए लिखना है लेस देन 1 ईयर। मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा, पहला पॉइंट बनेगा कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए चलने वाला। और दूसरा, क्यों ऐसा भाई कुछ दिन या कुछ हफ्ते, क्योंकि जो कमोडिटी हम बेचने वाले हैं इसका सप्लाई फिक्स्ड है। मतलब क्या है कि हम उसकी इंक्रीज नहीं कर सकते, अगर डिमांड बढ़ गई तो हम उसको नए से जामुन का पेड़ लगा के ला के देता हूँ महीने भर में, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ की फिर इसकी प्राइस डिमांड के हिसाब से चेंज होती है, तो ये फ्लक्चुएटिंग है ना, कौन रिस्क लेगा, 100 रुपये में खरीदो और 20 में बेचो। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट है। वेरी शॉर्ट वाला, शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या रहेगा, लेस देन 1 ईयर तक के ये वाली चीज़ चलेगी। और फर्म क्या करती है, ये एडजस्टमेंट करती है इनपुट्स में, लाइक लेबरर जो रहेंगे, या तो फिर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज, इसके लिए इसका इस्तेमाल करती है। मतलब पहला वाला पॉइंट क्या रहेगा शॉर्ट पीरियड मार्केट के लिए, कि भैया शॉर्ट पीरियड का मार्केट मतलब ऐसा मार्केट है जो 1 साल तक के ज़्यादा चले, उसके ऊपर नहीं चलेगा। और ये 1 साल के अंदर क्या होगा, जो लेबर लोग रहेंगे इनका, या जो सप्लाई रहेगी गुड्स या सर्विस का, इनका इनपुट बढ़ाओ, इनपुट ख़त्म करो। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पतंग।
तो पतंग का जो सीज़न है ये वाला एक्चुअली चालू हो जाता है दिसंबर से लेके, पतंग उड़ाई जाएगी फरवरी तक के। फिर आगे तेरी एग्ज़ाम और आईपीएल, और वो जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर मार्च के बाद में चालू होगा एग्ज़ाम के बाद, मतलब अप्रैल और मई महीने के अंदर भी लोग काफ़ी पतंगे उड़ाते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक साल इन्होंने देखा, अरे भैया अब बहुत सारे लोग पतंग उड़ाने लगे हैं, और इन्होंने देखा कि अक्सर जनवरी महीने के अंदर पतंग बहुत ज़्यादा लगने वाली है। तो इन्होंने साल भर के लिए 2 लेबर रखे कि भैया तुम साल भर बैठ के क्या करो, पतंगे बनाओ। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर से डिमांड इनको बढ़ती हुई दिखेगी तो वैसे लेबर 20 कर दिए। ठीक। अब एक साल की पूरी साइकिल रहेगी, और ये वाले एक साल के अंदर ये पूरा का पूरा लेबर कम या ज़्यादा होने का एक सीज़न है पर्टिकुलर, लेकिन एक साल के अंदर इनका जो ट्रांजैक्शन है वो वाला हो जाता है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए, मतलब लगभग एक साल के लिए कोई भी फर्म रहती है, ये एडजस्टमेंट करती है इनपुट्स पे। ये क्या करेगी, अब जैसे ही फेब्रुवरी महीना ख़त्म हो गया तो बचा हुआ माल बेचेगी कहाँ पे, अप्रैल और मई के अंदर। वापस से बनाना कब शुरू करेंगे ये लोग, जून जुलाई के बाद में से। ठीक है। तो जुलाई वगैरह के बाद में से बनाना शुरू करेंगे, और वापस से जुलाई से लेके कब तक के बनाएंगे, ये जनवरी महीने तक के बनाएंगे। और जुलाई से जनवरी के अंदर भी दिसंबर और जनवरी के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा रहेंगे। किसके हिसाब से लेबर बढ़ाना है, डिमांड, पहले जिसने ऑर्डर दे दी उसकी ऑर्डर कंप्लीट करके देना है उसके हिसाब से। समझ आया क्या, क्या क्या इनपुट के पॉइंट रहेंगे सर यहाँ पे इनपुट का सबसे पहला वाला पॉइंट तो ये रहेगा कि एक साल का समय। दूसरा, साल भर के अंदर एडजस्टमेंट इनपुट की करेंगे, जितनी डिमांड है या जितना हमको सप्लाई करना है उसके हिसाब से हम लोगों को इनपुट मतलब लेबर या रॉ मटेरियल कम या ज़्यादा करके एक साल का हिसाब किताब कर देना है। ओके। नाउ लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ मार्केट के अंदर आप 5 साल के भीतर भीतर का समय ले सकते हो, 5 साल के अंदर का। तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, coming to the next page, are variable. In a long run firms are able to adjust all costs. It is for few years and generally up to 5 years. तो पहला वाला पॉइंट क्या आ गया देख, कुछ सालों के लिए और जनरली 5 साल तक के लिए जो भी काम किया जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पीरियड वाला काम। अब इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे सर, तो फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है घर। ठीक है। अब एक मजबूत घर के लिए घर की नींव, कुछ लोग साल भर 6 महीने के अंदर घर बना देते हैं, लेकिन दैट्स नॉट अ वाइज थिंग। अरे भैया सीमेंट है, सीमेंट को भले ही तूने सूख गया वो, लेकिन उसके अंदर की मजबूती बनने के लिए कुछ महीने तो देना पड़ेगा, कुछ समय तो देना पड़ेगा, नहीं महीने कुछ दिन तो दे। धड़ल बनाया जा रहा है बिल्कुल, तो वो चीज़ें लॉन्ग रन के अंदर फिर हमको पता चलता कि भैया हो गया अपना नुकसान। ठीक है। तो अभी घर बनाने का एक एग्जांपल या बिजनेस जो है ये वाला क्या हो गया, लॉन्ग रन का बिजनेस। और घर बनाने के लिए आइडियली 1.5 से 2 साल लगते हैं। एक अच्छा अगर घर बनाना है आपको 2-3 एटलीस्ट 2 फ्लोर का 3 फ्लोर का, तो इतना समय लगता है। अब ये कैसे बिजनेस होते हैं, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे लंबे समय के अंदर बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं ये एडजस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बरसात आ गई, स्लैब डाल सकेगा क्या, नहीं, लेकिन वो स्लैब गर्मी के अंदर डाल दिया ऊपर का, और फिर दीवारें बनाने का काम, इंटीरियर का काम, ये वाला काम कब किया, बरसात के समय कर लिया। समझ आया। तो 5 साल के अंदर का जो भी काम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे पिछले जो हमने टाइप देखा था उसके अंदर 1 साल के अंदर ही हमने लेन देन का एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब कोई पर्टिकुलर समय आ गया जहाँ पे सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन हमें पता है कि एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर महीने जहाँ पे सीमेंट की कीमतें कम रहेगी, हम तब भी माल लेके रख देंगे। अंडरस्टूड। तो हम मार्केट का एनालिसिस करके और हमारे पैसे के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो 5 साल का एक अंतराल जिसके अंदर
हम लोग एक बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज अगर कर पाए और 5 साल के अंदर काम अगर हम लोग ख़त्म कर सके तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रन। वेरी लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब जिसमें तुमको लगे 5 साल से ज़्यादा, मोर देन 5 years। तो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अगर प्रोडक्शन का टाइम ही लग रहा है तो इसे बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। एग्जाम्पल के लिए 4 व्हीलर बनाने की एक कंपनी शुरू करनी है। अब 4 व्हीलर बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह, पहले तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई तेरी, फिर यहाँ पे हाथ से बनाएगा नहीं तो बड़ी बड़ी मशीनें भी इसको भी परचेस करना पड़ा, गवर्नमेंट की परमिशंस ये वो दे दुआ के 2 साल तो तेरे को ये प्लांट लगाने में लग गए। अब 2 साल के बाद में कुछ लोगों को रखने के बाद में इन्होंने रिसर्च चालू किया। साल भर के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि ये मॉडल की गाड़ी निकालनी है, अपने को ए मॉडल की गाड़ी निकालनी है। अब और 1 साल का प्रोडक्शन, अब फिर 1 साल के अंदर ये मार्केट के अंदर बेच रहे हैं आप। ये बेचते वक्त लोगों का रिस्पॉन्स कैसे, किसी ने बोल दिया अरे नहीं नहीं वो पीछे की सीट ना अनकंफर्टेबल है ये वाली गाड़ी की, तो पिट गया ये वाला मॉडल, तो और एक नया मॉडल बनाने के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि पर्टिकुलर ये मॉडल बना के तेरे को ये पूरी की पूरी फैक्ट्री बंद करनी थी, ये तो वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए तुमने सोचा था। तो वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए जो प्रोडक्शन का टाइम रहेगा, ये वाला प्रोडक्शन का टाइम बहुत लंबा समय खींचेगा। दूसरा, खेती के हिसाब से एक बार प्लांट लगा ले, कुछ कुछ प्लांट 4-4 5-5 साल के बाद में फल देना शुरू करते हैं, तो वो क्या हो गया, वेरी लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट हो गया। क्योंकि वहाँ पे एक बार लगा के 5 साल तेरे को सिर्फ पानी देना है और देखना है कि पेड़ मरे ना, पेड़ के ऊपर कोई बीमारी ना आए। 4-5 साल के बाद में फल लगना शुरू होंगे। समझ में आया? लॉन्ग रन के लिए भी कोई ऐसा ही मार्केट देख ले कि जहाँ पर कोई ऐसा एक खेती रहेगी जहाँ पे 2 साल के बाद में फल आएंगे उस पर, या 2 साल के बाद में हम चीज़ें बेच पाएंगे। 5 साल के अंदर अंदर वो पूरा खेत बिल्कुल नील हो जाएगा, मतलब हमने 2-3 बार उसके ऊपर के आने वाले फल बेच भी दिए और बाद में फिर हमने काट कूट के वापस से अपनी प्लेन ज़मीन तैयार कर ली। अंडरस्टूड? समझ आ गया? तो अगेन ये थे हमारे मार्केट के टाइप। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे इसकी। पहला वाला लोकल मार्केट, क्या पॉइंट लिखेगा? पहला वाला लोकल जगह पे प्रोड्यूस करके लोकली अगर सेल किया जाए तो लोकल मार्केट। ठीक है। नेशनल मार्केट के लिए क्या खास बात है? गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी रहेगी जो प्राइस डिसाइड करेगी। इसका एरिया छोटा, एरिया के जितना। नेशनल का पूरा देश जहाँ पे एक जैसे नियम गवर्नमेंट लगा सके। और तीसरा इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर के अक्रॉस अगर सेल किया जा रहा है तो। ठीक। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ वीक्स के लिए चलने वाला मार्केट। कुछ वीक्स मतलब 4-5 वीक के ऊपर हो गया तो महीना भी काउंट हो जाएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड ये हो गया। शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या हो गया फिर? शॉर्ट पीरियड के लिए कितना समय लिया था? 1 साल से कम। ठीक है। फिर उसके बाद में लॉन्ग पीरियड मतलब 5 साल से कम, वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब 5 साल के ऊपर। सो दिस वॉज इन दिस टॉपिक, ये हमने। थर्ड टाइप इज on the basis of competition. So basically there is competition among sellers and buyers। बहुत अलग अलग टाइप की। जैसे सेलर की कंपटीशन के अंदर ये रहेगा कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पकड़े और ग्राहकों को अपनी चीज़ बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। और बायर्स की केस में कंपटीशन रहती है कि हम जब अलग अलग दुकानें टटोलते हैं, रेट वेरीफाई करते हैं ताकि हमें सस्ती और अच्छी चीज़ मिले। इसी के आधार पर 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पहला है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हम यहाँ देखते हैं दैट इज योर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब बुक में एक के बाद एक टॉपिक भले ही दिए हैं लेकिन हम लोग पढ़ते हुए इसे पैरेलली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंशिएट करो तो उसके आंसर लिखते आने चाहिए। अंडरस्टूड? अब जो परफेक्ट कंपटीशन है, ये परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है या मीनिंग क्या है? पहली बात कि ये एक आइडियल और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये प्रैक्टिकली कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन
हम जिस तरीके के मार्केट में हैं, हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे वो परफेक्ट मार्केट बने। ओके, तो मिस्टर जॉन रॉबिन्सन इनके हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन ऐसी प्रकार की कंपटीशन रहेगी जहाँ पे डिमांड और आउटपुट हर प्रोड्यूसर का परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब क्या कि अगर आप कहीं अगर चले जाओ दुकान में और एक समोसा मांगो तो एक भी अवेलेबल है, और अगर 1000 समोसे मांगो तो 1000 भी अवेलेबल है। तो डिमांड जो रहेगी हर प्रोड्यूसर की, ये कैसी रहेगी? इलास्टिक रहेगी। अब सरल भाषा के अंदर समझाइए सर होता क्या है। तो परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट की सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर उपलब्ध रहने वाले जो खरीदार है और बेचने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा रहती है, और सभी खरीदने वाले जो रहेंगे ये बेचने वालों के साथ सभी के सभी जुड़े रहेंगे, और सभी के सभी जो बेचने वाले हैं ये एक समान प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, एक ही चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर चले गए और हिमाचल प्रदेश की मंडी के अंदर आपको बहुत सारे खरीदार जो पूरे देश के अंदर एप्पल खरीद के बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे बायर्स हो गए और बहुत सारे बेचने वाले हैं वहाँ पर अवेलेबल रहने वाले सभी फल, सेब एक ही आकार के, एक जैसे टेस्ट वाले हैं। अंडरस्टूड? तो वो आप कह पाओगे कि क्या हो गया, परफेक्ट मार्केट है, क्योंकि अब खरीदने वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति बेचने वाले के पास में अगर जाएगा तो उसको एक ही रेट मिलेगा। ओके। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर जो भी बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है, दोनों को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का। मतलब कोई एक दूसरे को झूठ बोल के ठगा कर दामों के अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। सो देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन दैट। ओके, अब हम देखते हैं डेफिनेशन इम्परफेक्ट जो मार्केट है उसकी। सो इम्परफेक्ट मार्केट, अगेन इम्परफेक्ट मार्केट जो है ये दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, मोनोपोली और ओलिगोपोली। सबसे पहले मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो मोनोपोली इस प्रकार के व्यापार को कहा जाएगा जहाँ पे बेचने वाला कोई भी एक ही व्यक्ति रहेगा और ही विल कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई, और इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब कभी अगर इसने रेट इंक्रीज़ कर दिए तो इसके जगह जाकर ए, अगर हम मोनोपोली ए की मोनोपोली माने, तो बी के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट ना हो कि ए ने रेट इंक्रीज़ अगर किए तो हम जाके बी के पास से ख़रीदें। तो यहाँ पे डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, इनके हिसाब से मोनोपोली किसे कहेंगे, तो भाई यहाँ पर मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। तो ये कोई एक सिंगल फर्म रहेगी जिसका मैक्सिमम मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। कैसे कंट्रोल रहेगा? ज़ोर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी नहीं, लेकिन जो भी चीज़ की डिमांड है उसको सप्लाई करने वाला एकलौता प्रोड्यूसर रहेगा। ओके, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जैसा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नंबर ऑफ़ बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो वैसी दो केसेस तैयार होगी। पहली केस है कि नंबर ऑफ़ सेलर बहुत ज़्यादा है और बायर एक ही है। सो दिस इज़ क्वेश्चन, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस टर्म को क्या कहते हैं। और नंबर ऑफ़ बायर बहुत सारे हैं, मेनी हैं, लेकिन सेलर जो है ये एक ही है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम कि परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखो कि यहाँ क्या रहेगा सर, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर रहेंगे और ख़रीदार भी लार्ज नंबर में रहेंगे। तो इसके वजह से होता क्या है, अगर बेचने वाले से, मैं रेड कलर के अंदर बता रहा हूँ, ये वाली शॉप है, ये वाली बेचने वाले हैं, और ख़रीदने वाले यहाँ पे, क्योंकि ओपन मार्केट है तो ज़रूरी नहीं है और फुर्सत भी है सभी लोगों को, तो क्या होगा,
दिस गाय नोज कि ये जाके यहाँ पे भी रेट चेक करेगा, यहाँ पे भी रेट चेक करेगा, यहाँ पे भी रेट चेक करेगा, और सभी किसकी दुकान है यहाँ पे? होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है अगर हम उसके पार्ट देखें तो सेब, सिर्फ सेब ही सेम नहीं है, तो सेब का साइज, शेप, टेस्ट सभी सेम है। तो पूरा अंदर बाहर से एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे कस्टमर को क्या मिल जाता है सुविधा कि बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, सेलर। तो जब सेलर बहुत ज़्यादा हो गए तो ये अलग अलग जगह पे जाके अपने रेट क्रॉस चेक करेगा, और ये जो सस्ता बेचेगा उसी से खरीदने वाला है, ये तो विधि का विधान है। तो यही चीज़ के हिसाब से बेचने वाले भी समझदार है अपने। बेचने वाले क्या करेंगे, सभी एक रेट फिक्स कर देंगे, बोले भाई इसके नीचे कोई बेचेगा नहीं। ओके, और ख़रीदने वाला फिर 4 जगह जाएगा तो भी उसको रीज़नेबल रेट मिलेगा। अंडरस्टूड? तो जब परफेक्ट कंपटीशन हम उसे कहेंगे जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स रहे, और जैसा कि हमने पहले कहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो सेलर रहेंगे इसे मार्केट के ऊपर बहुत कम कंट्रोल मिलता है। मनमाने रेट के अंदर कोई भी एक इंसान अपने रेट नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इसको डर है इन सभी लोगों का कि अगर इसने रेट अगर बढ़ा दिए तो फिर बाकी लोग नहीं खरीदेंगे इनसे जिन्होंने रेट महंगे किए। इसीलिए क्या है सेंटेंस कि नन ऑफ देम, बहुत सारे बेचने वाले रहने की वजह से कोई भी एक व्यक्ति मार्केट के अंदर प्राइस को बढ़ा नहीं सकता। सब के सब मिलके बढ़ा पाएंगे, ये इसका ड्रॉबैक भी है। ओके, और फिर इसका फ़ायदा किसे होता है कि सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स, कि जो रेट में बोला वो वाले रेट में लेना पड़ेगा। किसको? सेलर को। सर सेलर तो बेचता है, इस सेंटेंस का अंग्रेज़ी है ना, तो यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि फॉर एग्जांपल ये 10-10 रुपए में बेच रहे थे, शाम का समय हो गया और सब्जी बेकार होने वाली है, तो कोई एक व्यक्ति आ गया, बोले सर 8 रुपए के अंदर दोगे क्या? तो अब इनको अपना रेट ब्रेक करना पड़ेगा। ये जिसके पास पहले बार गया, अगर इसने बोला 8 में दोगे क्या, तो इसको रेट ब्रेक करना पड़ेगा। तो सेलर कौन रहेगा? प्राइस टेकर्स रहेगा। कीमत जो भी बायर बताएगा वो इसको लेनी पड़ेगी। समझ में आया? और नंबर ऑफ़ बायर्स भी इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इसीलिए बाकी लोगों को टेंशन नहीं है। अगर एक ने ये दिन के एंडिंग में अगर थोड़ा रेट कम करके बेच भी दिया तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हर एक जो भी बायर रहेगा ये हर किसी के पास में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हर दुकान में लगभग एक जैसी रेट मिलने वाले हैं, तो पहली दुकान में बहुत ज़्यादा अगर भीड़ दिख गई तो कोई दूसरी दुकान में चले जाएगा। तो इसमें नुकसान किसी सेलर का होता नहीं है, सबका बेनिफिट ही है। समझ में आया? सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूविंग टू, यहाँ पे क्या रहेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में? सिंगल सेलर है। वहाँ पे क्या थे? मल्टीपल सेलर थे, और क्या बेनिफिट था? मल्टीपल बायर थे। मोनोपोली के अंदर क्या होगा सर? मोनोपोली में सिंगल सेलर है। तो जब सिंगल सेलर है और कोई एक प्रोडक्ट जो सभी को चाहिए वो केवल वही एक इंसान बेच रहा है या वही एक फर्म बेच रही है, तो इसके लिए बायर्स बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है। फिर सेकेंड थिंग इज़ कि ये जितने भी बेचने वाले हैं इन सभी बेचने वालों के पास में प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस, सेम। मतलब इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? आइडेंटिकल रहेगा, बिल्कुल एक जैसे रहेगा, चाहे आप शेप लो, साइज़ लो, डिज़ाइन लो, कलर लो या टेस्ट लो, हर किसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट एक जैसा ही सभी के पास मिलेगा, ताकि मार्केट थोड़ा भी इन्फ्लुएंस ना हो। बड़े बड़े सेब किसी के पास में तो लोग जाके वहीं से परचेस कर रहे हैं, छोटे सेब जिसके यहाँ पे है वो वाला बेचारा अकेला पड़ गया। अंडरस्टूड? ऐसा ना हो, तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कैसे रहने चाहिए? परफेक्ट सब्सटीट्यूट टू ईच अदर, मतलब एक दुकान से लिया सेब दूसरे दुकान के सेब के बदले अगर तू बदल भी दे तो भी फ़र्क ना पड़े। सब्सटीट्यूशन इसे कहते हैं, एक को बदल के दूसरा रखना। समझ आया? आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या रहेगा? देर इज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब जो चीज़ इस व्यक्ति के द्वारा खरीदी जा रही है उसको बायर डोंट हैव एनी नियर बाय चॉइस। उसको या तो ये वाला प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा
या तो उसे खाली हाथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज आइदर ज़ीरो और नेगेटिव। मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बोलती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करूं, प्राइस अगर बढ़ा देता हूं तो क्वालिटी भी मुझे बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्राइस घटा दूं तो घटाने के बाद में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट के बाद में मैं अगर कुछ भी करूंगा तो भी प्रोडक्ट या तो अवेलेबल नहीं है या तो निगेटिव है। मतलब प्राइस में पैसे दे भी रहा हूँ तो अगर सामने वाला पैसे ही दे देगा मेरे को कि भैया हाथ जोड़ ले, नहीं देना है तेरे को कुछ। डिमांड इस प्रोडक्ट की आइदर क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी या तो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इसका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो कैसे दूसरा वाला प्रोडक्ट आप ले पाओगे? तो इसीलिए दूसरे प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है या लेने की कैपेसिटी है वो वाली ख़त्म ही है अपनी, या तो फिर निगेटिव है क्योंकि ये ज़ीरो हो जा रहा है। अंडरस्टूड? सो देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये वाला एक पॉइंट है इसमें। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज़ आइदर ज़ीरो और निगेटिव। किसके लिए बोल रहे हैं? कस्टमर के लिए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? ये नहीं तो तेग है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कस्टमर लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ज़ीरो, खाली हाथ जाओ। अंडरस्टूड? और अगर और कुछ दो पाँच किए तो फिर कुछ निगेटिव हो सकता है। ओके, सरल भाषा के अंदर। फिर थर्ड पॉइंट जो हमारा है कि भाई ये मार्केट कम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए हमें हमेशा क्या करना ज़रूरी है? फ्री एंट्री और एग्ज़िट रखना ज़रूरी है। किसके लिए? फर्म्स के लिए, जो भी बेचने वाले लोग हैं ना, उनके लिए। तो कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी को लग रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो वो एंट्री ले सके, और अगर उसे लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो वहाँ से आराम से निकल सके उसकी इच्छा के अनुरूप। तो पॉइंट क्या लिखेंगे? एनी फर्म कैन एंटर और क्विट इन इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल। ये वाला हो गया आपका पॉइंट, समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? फ्री एंट्री और एग्ज़िट, कि जब मन में आया तब आके दुकान शुरू करो और जब मन में आ रहा है तो दुकान बंद करके आप जा सकते हो। अब ये कैसे करेंगे लोग? कि जहाँ पे प्रॉफिट की होप होना शुरू होगी कि हाँ अभी मुनाफा आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्म एंटर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्म एंटर होगी तो मार्केट मोर कम्पिटिटिव हो गया। मतलब अगेन परफेक्ट मार्केट बन रहा, क्योंकि परफेक्ट मार्केट की डेफिनेशन क्या? बहुत ज़्यादा बेचने वाले और बहुत ज़्यादा खरीदने वाले भी रहेंगे। ओके, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं भाई अभी नहीं पूरा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कोई भी फर्म मार्केट छोड़ भी सकती है, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक गए 10 गए तो भी बाकी के 100 है बेचने वाले। अब यहाँ पर क्या है? बैरियर्स टू एंट्री। मोनो मतलब क्या था? सिंगल सेलर। अब एक से ज़्यादा अगर सेलर आ गए तो ये मोनोपोली का तो मतलब ही बदल जाएगा ना, बिगड़ जाएगा। ये ना हो इसके लिए क्या है कि ये बेचने के साथ साथ और अपनी पूरी ताकत लगाता है कि मार्केट के अंदर अपनी जो बादशाहत है ये मेंटेन हो। तो ये क्या करता है? दूसरे राइवल्स को अलग अलग कारणों से रोक के रखता है आने में। जा सकता है ये लीगल कारण इस्तेमाल करे या नेचुरल या टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स लगा देगा ताकि दूसरी कंपनियां मार्केट के अंदर आ ही ना सके। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कॉपीराइट। किसी ने गाना बनाया, अब वो अकेले का गाना है, अच्छा गाना है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट ठोक दिया उसने। तो क्या किया? लीगल एक बैरियर कि वो वाला गाना और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा अपने बिजनेस के लिए, भले ही उस गाने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कि उस गाने जैसा कुछ नहीं कर सकेगा। अंडरस्टूड? ट्रेडमार्क वाला शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे हल्दीराम का लोगो है। अब बड़ी मेहनत करके हल्दीराम ने ये वाला अपना हल्दीराम का लोगो तैयार कर दिया। अब ये वाला लोगो जो है ये ट्रेडमार्क कर लिया उसने, मतलब ये जिस चीज़ के ऊपर है उसको देख के ही लोग खरीद रहे। मोनोपोली तैयार हो गई कि भैया हम अगर कोई मिठाई अगर खाएंगे तो वो हल्दीराम की ही खाएंगे। हो गया ऐसा लोगों के दिमाग में। तो हल्दीराम ने क्या बोला कि ये
ऐसा कोई भी कॉपी कर सकता है आसानी से। तो ट्रेडमार्क, गलती से कोई अगर इस प्रकार की चीज़ को कॉपी करते हुए मिला कि फिर उसके ऊपर केस ठोको और इतना जुर्माना वसूल करो, इतना जुर्माना वसूल करो कि उसको ज़िंदगी में कभी फ़ायदा दिखे ही ना, इतना नुकसान है। अंडरस्टूड। तो कॉम्पिटिटर जितने भी है उनको अलग अलग प्रकार से डरा डरा कर टेक्नोलॉजी जो रहती, टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, अपने पास में रखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल वैक्सीन, अब वैक्सीन तैयार कर ली, अब वो कैसे तैयार करते हैं ये वाला फार्मूला लोगों को बता देंगे तो बाकी भी लोग तैयार कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये वाले टेक्नोलॉजी का खुद के नाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया, इसको बोलते हैं पेटेंट लेना। ठीक है, अब ये वाला पेटेंट जिसके पास में है वही मैन्युफैक्चर कर सकेगा। ठीक, तो ये उधारी के समय पे ये दे दे के भी कमा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है क्या? तो नया कोई भी, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो जाएगी ना, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगी तो ये मनमाने रेट नहीं रख सकेंगे, इन्हें रेट कम करना पड़ेगा, ये वाली दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारे बेचने वाले हैं और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो और सभी के पास में प्रॉपर तरीके से कस्टमर आए, जिसके नसीब में जितने उतने उस तरीके से। तो इसके लिए सिंगल प्राइस सभी लोग मिलके क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। अ सिंगल यूनिफॉर्म मतलब सेम प्राइस रहेगी पूरे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितने भी सेलर्स रहेंगे फॉर होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट के लिए। अंडरस्टैंडिंग। और ये वाली प्राइस डिसाइड की जाएगी कैसे, डिमांड और सप्लाई की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और बेचने वाले अगर कम है तो बेचने वाले थोड़ा सा रेट सभी मिल के बढ़ा देंगे। ओके, और अगर ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा है तो मालूम पड़ रहा है कि भाई अब लोग अगर हमारा प्रोडक्ट छोड़ के और कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल करना शुरू ना कर दे या इस्तेमाल ही हमारे प्रोडक्ट बंद ना कर दे, तो इसके लिए सभी मिलके क्या करेंगे, रेट थोड़े से डिक्रीज़ कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग समझ में आया क्या? जैसे फल के मार्केट के अंदर क्या, सिर्फ जामुन की सभी दुकानें हैं, तो सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि भाई हम 20 रुपये पाव बेचना शुरू कर देते हैं। पहले 50 बेच रहे थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब लोग हो सकता है सब्सटीट्यूट ही क्रिएट कर ले, नहीं फ्रूटी नहीं खाने का बोले बहुत ज़्यादा महंगे है, सब्जी खाएंगे, अलग प्रोडक्ट हो गया ना सब्जी। तो सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस के अंदर क्या रहेगा, पहला पॉइंट यूनिफॉर्म प्राइस, दूसरा क्या रहेगा कि ये किससे डिसाइड की जाएगी, डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये वाला हो गया अपना सेकंड पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इट हैव कंप्लीट कंट्रोल्स ओवर द मार्केट सप्लाई। भाई बेचने वाला इकलौता ही इंसान है या इकलौती फर्म है, तो इनका क्या रहेगा, पूरे मार्केट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। इसीलिए क्या है, ये सोल प्रोड्यूसर है ना, इकलौता वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये इकलौता सेलर रहेगा और इसीलिए ही इज़ द प्राइस मेकर। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये प्राइस मेकर है, ये अपने मन से प्राइस डिसाइड कर सकता है। और दूसरा पॉइंट हमने पहले ही बोल दिया है क्या, कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है इसको कोई दूसरा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। तो मोनोपोली वाला जो इंसान है ये वाली अपनी प्राइस खुद फिक्स करता है, इसको जब लगा तब ये मुनाफा कमाएगा, जब लगा तब ये कम कमाएगा, इसकी इच्छा से चलेगी सारी की सारी चीज़ें। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे और एक पॉइंट जो हमने डिस्क्राइब किया था, क्या था सर, वो ये था कि यहाँ पर सेलर रहे या बायर रहे दोनों को परफेक्ट नॉलेज रहेगा मार्केट का। ठीक है, पॉइंट भी दिया है कि बायर्स एंड सेलर्स पोजेस परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अभी जामुन का ही मार्केट वापस से ले लेंगे, अगर रेट इन्होंने 50 रुपये पाव कर दिए, खरीदने वाले को मालूम है कि भाई सीज़न नया नया है, अभी बहुत कम पौधे हैं जिससे जामुन आ रही है, इसलिए वो 50 में भी खरीदेगा। अंडरस्टैंडिंग। एंडिंग में भी जब जामुन मार्केट में ही कम है, सभी लोगों ने मिलकर अगर 50 रुपये पाव कर दी तो भी कस्टमर खरीदेगा, क्योंकि उसको मार्केट की कंडीशन के बारे में जानकारी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा रहेगा, कब तक के चलेगा। अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी सेलर है और बायर है इनको नॉलेज रहता है प्राइस के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, सोर्स ऑफ सप्लाई जो मैंने बताया कि प्लांट से कैसे कब निकल रहा है। तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या होता कि बेचने वाला रीजनेबल रेट ही लगाता है, खरीदने वाला भी रीजनेबल रेट में ही खरीदता है। अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट।
हियर व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे तो मार्केट का एक ही आदमी है ना बेचने वाला, जिसके लिए यहाँ पे मार्केट का नॉलेज किसी को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम रखे बेगी क्या करेंगे तुम? सोर्स, सोर्स तो एक ही आदमी है, दूसरा फिर वही डिसाइड करेगा ना, बिकॉज ही इज़ अ सोर्स। अल्टरनेटिव क्या क्रिएट करोगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे भैया अभी पैसे नहीं है, बाद में दे देंगे, दैट्स इट। या भैया इस बार थोड़ा सा कम रेट लगाओ ना, दैट्स इट। तो ये रिलेशनशिप के अंदर कम हो गया, लेकिन हम तो बिजनेस सीख रहे हैं ना, बिजनेस में रिलेशनशिप नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम वापस से देखें कि हमारे इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर ना और एक चीज़ होती है कि भाई हर कस्टमर के लिए जो प्राइस है, ये वाली प्राइस यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। क्योंकि हमेशा कस्टमर तो लो प्राइस ढूंढेगा ना, तो कम प्राइस अगर कस्टमर देख रहा है तो ये कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, इसके लिए सिंगल प्राइस। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिसाइड करेगा सेलर, और ये प्राइस फिर चेंज भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए रेलवे, पूरे भारत के अंदर प्राइवेट रेलवे अभी होने वाली है। हम्म, रेलवे भी प्राइवेट हुई नहीं है, होने वाली है। तो रेलवे ने क्या किया, रेलवे क्योंकि सरकारी है और सरकार तो माए बाप है, सबके इधर ध्यान देना पड़ता है। बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़े, बूढ़े लोगों को कुछ ऐसा फील हो कि अरे हाँ हमने ज़िंदगी भर टैक्स भर के अच्छा ही किया इस देश में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं और स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए जो टिकट लेते हैं ये कम रेट के अंदर दे रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी चला जाए बोले मैं तो टैक्स भर रहा, कि एक बूढ़ा आदमी है इसने तो टैक्स नहीं भरा और स्टूडेंट भी टैक्स नहीं भर रहा, तो मैं जब टैक्स भर रहा हूँ और इस टैक्स से गवर्नमेंट चल रही है, तो ये वाली गवर्नमेंट क्यों मुझसे फुल टिकट के पैसे ले रही है? झगड़ नहीं सकता ये, क्योंकि मोनोपोली। रेलवे वाला क्या बोलेगा, चल जा अपनी ट्रैक बिछा और अपनी रेलवे चला और उसी के अंदर बैठना, बताना भी मत हमको। लेकिन जो ज़मीन पे ट्रैक बिछाएगा वो ज़मीन भी तेरे को खरीदनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है? तो मोनोपोलिस्टिक के पास में अथॉरिटी क्या रहती कि उसको प्राइस डिसाइड करते आती, और जब वो प्राइस डिसाइड कर रहा है और वो एकलौता प्रोड्यूसर है, तो वो अपने अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग सेम प्रोडक्ट की प्राइस भी रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसको कोई चैलेंज नहीं है, तुम चैलेंज नहीं कर सकते उसको, इसीलिए। यही आपके परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होगा कि तुम रिश्तेदार की दुकान में गए, वो अगर सस्ता दे रहा है तो बाकी लोग भड़क जाएंगे, तो वहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, कंपटीशन एकदम से बिगड़ जाएगी कि भाई आप कम रेट के अंदर इन्हें क्यों दे रहे हो। और बाकी भी लोग फिर कम कम रेट के अंदर बेचना चालू करेंगे कि चल तूने एक अपने रिश्तेदार के लिए प्राइस कम किए ना, हम सभी ग्राहकों के लिए कम करते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। हाँ घर में लेके जाओ चलेगा ये, लेकिन ये बाहर सेलर्स के लिए ऐसा मत करो, ठीक है। तो परफेक्ट मोबिलिटी, अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है। मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब होती है मूवमेंट। किसकी मूवमेंट हो रही है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। कोई भी चीज़ को निर्माण करने के लिए लेबर लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये पैसे से, लेबर से, पैसे से मशीन आएंगी, मशीन के ऊपर लेबर काम करेगा और तब जाके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या ये फील कर रहे हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सभी प्रोडक्ट जो बेच रहे हो आप, ये प्रोडक्ट एक जैसे है। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी, लेबर का या कैपिटल का। अगर कैपिटल कम पड़ रहा है तो बैंक लोन दे देगी और आपका प्रोडक्शन सेम क्वांटिटी के अंदर होता रहेगा, ताकि मार्केट के अंदर शॉर्टेज आ गया, इसीलिए प्राइस के अंदर चेंज करने की नौबत ना है। आपके जो लेबर है, ये वाले लेबर मिल नहीं रहे हैं, अपने गांव चले गए, इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, इसीलिए प्राइस, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। तो इस मार्केट के अंदर अगर एक लेबर कहीं चला जाता है तो बाकी लेबर्स भी आ जाते हैं, पैसा कम पड़ रहा है तो और पैसा भी आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा समझने के लिए कि इन परफेक्ट कंपटीशन देर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी रहेंगे, ये सारे के सारे कैसे रहेंगे, मोबिल रहेंगे, मूवेबल रहेंगे। अंडरस्टूड? लेबर कम भी हो सकते हैं, लेकिन जितने कम हो गए उतने और ऐड भी हो जाएंगे, पैसा निकल गया, ख़त्म हो गया, और पैसा आते रहेगा। तो इसके लिए
और ये दोनों चीज़ें कैसे है, जियोग्राफिकली नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ऑक्यूपेशनली। मतलब क्या है, चार दुकानदार अगर अपनी दुकान छोड़ के चले गए हैं तो वो मार्केट कभी ख़त्म नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे और चार दुकानदार आ ही जाएंगे। तो चार दुकानदार आ गए तो चार दुकानदारों की वजह से चार दुकानदारों का पैसा भी आ गया, चारों दुकानदारों की मेहनत भी आ गई। तो हम ऑक्यूपेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग। दूसरा चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगी, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अरे भैया, जो फर्म है या जो इंसान है जिसने एकलौता सेलर है वही इंडस्ट्री का मालिक रहेगा। तो मोनोपोली के अंदर जो फर्म या इंसान रहता है वही इंडस्ट्री रहता है, अंडरस्टैंडिंग। और हमारे इस केस में क्या होगा, हमारे इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पर दो और फैक्टर एक्स्ट्रा है जो अलग रहेंगे, इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता। कि यहाँ पे हम एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पकड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट को इंक्रीज़ करेगा और अमाउंट अगर इंक्रीज़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल सेब जो तो हिमाचल के अंदर ले रहा है, अगर कोई फोकट में महाराष्ट्र में लेके आ जाए और यहाँ जितने सेलर है उतने ही सेलर यहाँ तैयार हो जाए, यहाँ जितने खरीदने वाले थे उतने खरीदने वाले यहाँ पे तैयार हो जाए, तो प्राइस भी तेरे को हिमाचल जितनी ही रखनी पड़ेगी। तो ये एक अगेन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए क्या कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिकली जहाँ से प्रोड्यूस हुआ वहाँ से बेचने, जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ तक के भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। एंड लास्ट इज बहुत अच्छी चीज़ है कि देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, याद रखना, लेजेस फेयर पॉलिसी। सो लेजेस फेयर पॉलिसी का मतलब ऐसा है कि भाई कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन नहीं करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, जबरन नहीं बोलेगी कम रेट में बेचो, इसी रेट में बेचो, उसी रेट में बेचो, परफेक्ट कंपटीशन। तो प्योरली जो रेट है या प्रॉफिट है ये किन के ऊपर डिपेंड करता है, अमॉन्ग द बायर्स एंड द सेलर्स, सिर्फ केवल इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तीसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरफियर करके रेट को चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकती, अंडरस्टैंडिंग। एंड हियर इट वाज ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड विद द इम्परफेक्ट इंडस्ट्री। तो हमने देख लिया है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन कर कर के पार्ट्स। आपको एक पेज लेना है और उस पेज के ऊपर एक साइड में परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे साइड में इम्परफेक्ट कंपटीशन लिखना है, और दोनों के जो पॉइंट्स है पैरेलली लिखोगे तो अराउंड 5 से 6 पॉइंट कॉमन मिल ही जाएंगे। अब तो सर ये परफेक्ट कंपटीशन अगर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो तो किसी भी चीज वस्तु की जो कीमत है इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइस इफ देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। सो दिस इज द बिग क्वेश्चन। सो लुक एट दिस चार्ट। तो भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर किसी भी चीज़ की प्राइस को हम लोगों को अगर डिटरमाइन करना है तो इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना। क्या करना, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन कैन बी कि व्हाट इज़ द प्राइस और व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्राइस विच ऑब्टेन इन अ परफेक्ट कंपटीशन, एंड योर आंसर विल बी भाई इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहेगा ना सर उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन चलते तैयार होने वाली प्राइस। अब मार्शल जो है इन्होंने एक बात बताई कि किसी भी चीज़ की कीमत को निर्धारित करना, खास करके परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ये कपड़े को काटने जैसी बात है। तो कपड़ा परफेक्टली फटे इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपकी कैंची होगी, सीज़र, इसके जो दोनों पार्ट रहेंगे या दोनों ब्लेड रहेंगे, ये दोनों को एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा तालमेल बैठाए रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कपड़ा नहीं फटेगा। कपड़ा फट भी गया तो टेढ़ा फट सकता है। तो ये दोनों ब्लेड का तालमेल कपड़ा कटने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों का तालमेल बनाए रखना। और डिमांड और सप्लाई का तालमेल मतलब डिमांड और सप्लाई ये दोनों हमारे उस कैंची के दोनों धार हो गई है, ब्लेड हो गई है,
ये दोनों परफेक्ट प्राइस डिसाइड करने के लिए हेल्प करेंगे। तो आइए एक किसी चीज़ की हम लोग परफेक्ट प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक लिया है टेबल 5.1, जहाँ पे हम मार्केट के अंदर किसी एक वस्तु की डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक मार्केट है एक गांव का, जहाँ पर सेब की आवक है, कहीं से तो भी ये ला रहे हैं। अब सेब बेचे जा रहे थे जब 100 रुपये केजी, तब मार्केट के अंदर सेब एवरीडे कम पड़ते थे। जितने ग्राहक आ रहे हैं, अगर हम उनसे पूछे कि आप कितना खरीदने वाले थे, कितना खरीदने वाले थे, तो उनकी डिमांड मिल जाएगी। तो 100 किलो आया और 100 किलो बेच दिए, लेकिन बाकी दिन भर अपने जो ग्राहक हैं ना, ये वाले खाली हाथ गए। कितने किलो के ग्राहक खाली हाथ गए? 5000 किलोग्राम। मतलब दिस वॉज द डिमांड। और 100 रुपये केजी के हिसाब से सप्लाई कितना आया? केवल 1000 किलोग्राम का ही सप्लाई आया। तो 1000 वालों को 1000 केजी जो शुरुआत में आया वो खरीद के लेके गए, और डिमांड और कितने की बची? 4000 किलोग्राम्स। तो हम रिलेशनशिप क्या बोल सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशनशिप। तो जो डिमांड है ये ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रहा है। अब कहीं पे किसी और एक आदमी ने देखा कि अरे यहाँ पे तो क्या है, 100 रुपये से बेच सकते हैं, 70 का घर में आता है और 30 रुपये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और जो बेचने वाला ये कम क्वांटिटी ला रहा है। तो अब इसने क्या किया कि खुद का और एक ठेला लगा दिया। अब जब ये ठेला लगा तो क्या हुआ कि पहले वाला 1000 और दूसरे वाला 1000, ऐसे 2000 केजी बेचने वाले हो गए। मतलब सप्लाई हो गया आपका 2000 केजी। अब पहले दिन जो लोग सेब नहीं मिले, वो सेब के जगह पे कुछ अनार, अंगूर, कुछ ऐसी चीज़ें उठा कर लेकर गए। तो दूसरे दिन मार्केट के अंदर ऐसा हो गया कि भाई सेब नहीं है तो और कोई दूसरी चीज़ जो सस्ती मिले, अच्छी मिले, वो खरीद के लेके जाओ। तो पहले दिन की तुलना में जो खरीदने वाले लोग हैं सेब, उनकी भी संख्या हो गई कम। मतलब अभी जो डिमांड है, ये डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज सर। और सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। सप्लाई किस चीज़ के चलते बढ़ा? बोले प्रॉफिट मिलेगा इसीलिए एक दुकान एक्स्ट्रा बढ़ गई। और डिमांड क्यों कम होगी? बोले महंगे हो रहे सेब। अब जब ये वाला आदमी आ गया, पहले वाले को कंपटीशन फील हो गई, तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज तो 200 में बेचेंगे। डिसाइड कैसे भी हो सकता है, मिलकर डिसाइड करेंगे। या तो फिर पहला वाला 150 बेचेगा तो दूसरा वाला सोचेगा कि मैं भी 150 बेचता हूँ। फिर ऐसे कंपटीशन करते 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 वो 200 रेट पहुँच गया। तो अभी क्या हो गया है यहाँ पर कि वेन एवर योर सप्लाई इज इंक्रीजिंग and demand is decreasing, still price is increasing. Okay, now very important equilibrium price, that is कि जब रेट 300 केजी होगा उस समय पे 3000 केजी सप्लाई और 3000 केजी डिमांड। मतलब वेन एवर यूर डिमांड जितनी है उतना ही अगर सप्लाई हो, तो उस समय जो भी प्राइस निर्धारित की जाएगी उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रेट और इंक्रीज हो गए। तो रेट जैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे, बोले सेब महंगे हो गए, तो अब डिमांड धीरे धीरे डिक्रीज होती गई। देखो रेट यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे डिमांड क्या हो रही है? कम 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 होती जा रही है। तो 11th क्लास का लॉ है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। और प्राइस अगर क्या हो रही है? नीचे से ऊपर, देखो नीचे से ऊपर डिक्रीज हो रही है कीमत, तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और सप्लाई कैसा रहता है? सप्लाई डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अगर मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो बेचने वाले भी आ जाएंगे। अभी जैसे रक्षाबंधन है, लोगों को पता है डिमांड बढ़ेगी, राखियाँ बांधेंगे, इसीलिए दुकानदार भी सीजनल अपने आप डेवलप हो जाएंगे, तो सप्लायर भी इंक्रीज हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग समझ में आया? तो जो सप्लाई है ये डिपेंड कर रहा है किस पे? डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ये सप्लाई किस चीज़ के हिसाब से बढ़ा? ये वाला रेट के हिसाब से बढ़ा। कि बोले रेट अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसके हिसाब से भी सप्लाई इंक्रीज होता है। यहाँ पे डिमांड तो घट रही है ना। 5000 केजी थे तब 1000 ही बेचने के लिए मिल रहे थे। 4000 किलो की डिमांड थी तब 2000 हो गए। तो ओवरऑल ये जो चार्ट है, ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला पार्ट। ठीक है,
इसी से आपके 3 पॉइंट भी बने हैं। क्या कहता है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट कहता है कि भैया जब रेट 100 रुपये से 200 रुपये हमने बढ़ाए, तब महंगाई बढ़ने के कारण लोगों की खरीदने की इच्छा नहीं हुई, तो डिमांड जो है ये वाली 5,000 केजी से 4,000 केजी हो गई। लेकिन अगर ये ज़्यादा महंगे के अंदर बेच रहे हैं, मतलब मुनाफा भी ज़्यादा मिलने वाला है, ये देख के जो सेलर थे, ये सेलर इंक्रीज हो गए। पहले 1,000 केजी सेल हो रहा था, अब 2,000 केजी ला के रखा, बोले बेचने के लिए रेडी है। मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे डिमांड क्या है, ज़्यादा है, फिर भी किससे, सप्लाई से। तो जब जब डिमांड ज़्यादा रहेगी सप्लाई से, तो बेचे जाएगा ही जाएगा, भले ही तुम रेट बढ़ाओ। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ रहा है कि हम जब 300 रुपये की प्राइस रखे, तो हमने ये पाया कि 3,000 केजी की डिमांड है और 3,000 केजी की ही सप्लाई है। तो हम इसे कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गया, और डिमांड जितनी है अगर उतना ही सप्लाई हो, और जिस प्राइस के ऊपर ये पूरा का पूरा सेल हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट में कभी ऐसा तुमको मिलेगा नहीं कि खरीदने वाले जितने हैं उतने ही बेचने वाले हैं, और जितने क्वांटिटी उनको खरीदनी है उतनी ही बेचने के लिए रखी है, एकदम परफेक्ट। और जिस प्राइस पे बेचा गया उसको बोले इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या हो गया कि यहाँ पर रेट अगर और अब बढ़ाएंगे हम, जैसे 400 से 500 रुपये अगर हम रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा महंगा फील होता है लोगों को। इसीलिए क्या हो रहा है कि डिमांड 2,000 केजी से 1,000 केजी कम हो गई, रेट बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा बचता है, और प्रॉफिट ज़्यादा बचता है इसीलिए सप्लायर 4,000 केजी से 5,000 केजी आ गया। तो तीसरा हम क्या कहेंगे, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड वाला। आगे ये चीज़ देखिए आप, ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, ये ग्राफ बेहद ज़रूरी है और काम का ग्राफ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लोगों की डिमांड लिख रहे हैं, 1,000 केजी, 2,000 केजी, 3,000 केजी, 4,000 केजी, 5,000 केजी। और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने प्राइस लिखी, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी की डिमांड, और वाई एक्सिस बता रहा है प्राइस। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक स्लोप बना लेंगे। कैसे बनेगा सर? जब 100 रुपये प्राइस थी तो डिमांड कितनी की थी, 5,000 की। जब 200 रुपये प्राइस थी तो डिमांड थी 4,000 की। जब 300 रुपये प्राइस थी तो डिमांड थी 300 केजी की। 400 रुपये प्राइस पे डिमांड घट के 2,000 हो गई, और रेट और महंगे हो गए तो डिमांड भी 1,000 रुपये। तो अब इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली ये डी वाली लाइन है हमारी। ओके। अब जैसे जैसे हमारी डिमांड का स्लोप क्या है, फिर निगेटिव है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। ये यहाँ पे एक सेंटेंस, डी डी इज अ डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन है, किसका, कीमत का और क्वांटिटी डिमांड का। कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये वाला एक लॉ अपना हो गया यहाँ ख़त्म। अब जैसे ज़्यादा कीमत के अंदर बेच रहे हो तो मुनाफा भी ज़्यादा है, इसीलिए बेचने वाले ज़्यादा तैयार होंगे। तो इसीलिए हमारा सप्लाई वाला जो कर्व है ये भी हम यहाँ पे बनाएंगे। सप्लाई 100 केजी पे 1,000 था, तो यहाँ पे देखो 100 केजी के ऊपर 1,000, ये वाला पॉइंट। 200 केजी के ऊपर, ये 200 केजी के ऊपर 2,000, 300 केजी के ऊपर 3,000, 400 केजी पे 4,000, और 500 केजी पे, ये 500 केजी के ऊपर 5,000। ये सप्लाई है। तो अब इसे कैसे कवर करेंगे हम? तो इसके लिए हम लोगों ने ये वाला ग्राफ तैयार किया, ये वाली एक लाइन तैयार कर ली, इसे हमने लिखा एस एस। तो अब क्या है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से वापस से देखें, मतलब मैंने जो चित्र बनाया है अगर मैं ये यहाँ से मिटा दूँ, तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे देखिए हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, हम यहाँ पे ये पा रहे हैं कि ये वो रीजन है
जिस रीजन के अंदर सप्लाई ये ज़्यादा है किससे, डिमांड से, ठीक है, नॉट पर्टिकुलर दिस रीजन बट दिस रीजन। और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड ये ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। ये वो एक पॉइंट रहेगा जो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर है। अंडरस्टैंडिंग, समझ आ रहा है? तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन हम लोग यहाँ पर देंगे कि सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा है डिमांड से, इतना रीजन, और डिमांड ये सप्लाई से ज़्यादा है। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इफ़ समबडी आस्क अ क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट बताओ, तब आपको ये एक टेबल बनाना है, ये एक ग्राफ बनाना है, और दोनों को इलेबरेट करना है। तो इसको इलेबरेट करने के लिए 3 पॉइंट दिए हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट का खास विशेष करके बताना है कि जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए और वो जिस प्राइस के ऊपर काम करे, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। समझ में आया? अब आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दो टाइप रहेंगे, मोनोपोली और ओलिगोपोली। तो मोनोपोली क्या होती है, जिसके अंदर सिंगल सेलर रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोली। और उस सिंगल सेलर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये हमने कंपैरिजन में देखा था। अब टाइप ऑफ मोनोपोली, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कि कितने प्रकार की मोनोपोली हो सकती है। सबसे पहली है प्राइवेट मोनोपोली। अब प्राइवेट मोनोपोली का मतलब ऐसा है कि भाई जब अंग्रेज़ भारत के अंदर आए, तो अंग्रेज़ों ने देखा कि भाई हम जो लूटपाट का माल लेके जाएंगे, ये जहाज़ की मदद से लेके जाएंगे, लेकिन कम से कम ये जहाज़ जिस पानी के अंदर है, वहाँ तक के माल कैसे ले जाए। तो वहाँ तक के माल लेके जाने के लिए फिर तब तक के भाप के इंजन का आविष्कार हो चुका था, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे रेलवे चलाएंगे, रेलवे की ट्रैक डालेंगे। लेकिन वहाँ से इतने मज़दूर लाना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ उन्होंने देखा कि कोई है क्या जो हमें रेलवे की ट्रैक डाल के दे सकता है। तो इसीलिए उन्होंने, जो टाटा कंपनी है, जो जमशेदजी टाटा जिसके फाउंडर है, उनको ये काम मिला, काफ़ी पैसा था, तो टाटा ग्रुप ने तैयार कर ली उस फील्ड के अंदर मोनोपोली। मतलब टाटा ग्रुप, ग्रुप है, बड़ा एक ग्रुप है, ये छोड़ के वो जो काम है वो और कोई ले नहीं सकता था और ना ही और कोई कर सकता था। तो देर इज़ नो सब्सटीट्यूशन फॉर टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप की क्या हो गई, उसमें मोनोपोली हो गई। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसके अंदर उनकी मोनोपोली हो गई थी। जैसे रिलायंस कंपनी जो है, इसकी पॉलीमर्स के अंदर, मतलब जिससे अपना कपड़ा तैयार होता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है केमिकल, उसकी मोनोपोली हो गई थी, ठीक। दूसरा, पब्लिक मोनोपोली। अब पब्लिक का मतलब क्या, आप मैं आम इंसान, लेकिन हमारे देश के अंदर पब्लिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो हमने चुन के दी है वो सरकार। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो केवल और केवल सरकार के कंट्रोल में हो और सरकार ही अगर उसे ऑपरेट करे, तो उसे पब्लिक मोनोपोली कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेना, ठीक है। अब ऐसा नहीं है तेरे पास में बहुत पैसा आ गया तो तू खुद की फोर्स तैयार कर लेगा, नहीं नहीं, सीधा बंद। वो जो फोर्सेस वाला क्षेत्र है, उसके अंदर पब्लिक मोनोपोली मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को ही अधिकार है अपनी फोर्स तैयार करने का। दूसरा एग्जांपल, रेलवे। रेलवे तो अपनी मन से नहीं चला सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, अब जाके परमिशन मिल रही है। इसके अलावा फिर लीगल मोनोपोली, ये जो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसके जैसा दूसरा और दुनिया में कोई नहीं है। हम्म, कमाल की बात है, पता है क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर एक लेडी थी, बेचारी बड़ी गरीब थी। तो उसने क्या किया, टाइपिंग की एक जॉब ढूंढी, लेकिन टाइपिंग वो जिस जगह पे करती ना, उसका ग्रामर बहुत अच्छा नहीं था। तो जब ग्रामर बहुत अच्छा नहीं था, तो उसके टाइपिंग की काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती। और वहाँ ऐसा रूल था कि आपकी जो भी पेमेंट डिसाइड की है, वो कम 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 होती जाएगी, किस केस में, अगर आपकी मिस्टेक्स बढ़ती गई तो वो क्या करती थी, वो सबसे पहले एक बार पूरा टाइप कर लेती थी, और उसके बाद में थोड़ा ब्यूटी पार्लर वगैरह का शौक़ था, तो वाइट नेल पेंट लाती थी, और वो वाइट नेल पेंट से वहाँ पे पूरा नेल पेंट लगा देती थी, और उसके बाद में फिर वहाँ पे प्रॉपर वर्ड टाइप करती थी। तो एक बार प्रिंट निकाल ली, चेक किया,
और चेक करने के बाद में जहाँ जहाँ गलत लगा वहाँ पे और एक बार सुधार लो ताकि कम से कम पैसे कटे। अरे ये तो बड़ी अच्छी आइडिया लगी। तो फिर उन्होंने ऐसा एक मटेरियल डेवलप किया जिसे हम लोग आज की डेट में कहते हैं वाइटनर। और देखते ही देखते दुनिया भर में जितने लोग हैं ना, गलतियों के पुतले हैं, आप मैं हर किसी से गलतियाँ होती है, कोई मानता है नहीं मानता है। तो ये कुछ लिखी हुई गलतियों को मिटाने के लिए तैयार किया गया व्हाइटनर इतना फेमस हुआ कि बहुत पैसे कमाए। लेकिन अब ये टेक्निक और कोई अगर समझ लेता था तो गड़बड़ हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, इसका पेटेंट ले लिया। मतलब ये मैंने बनाया है, पूरी दुनिया में अगर किसी को भी ऐसे वाइटनर तैयार करना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। इसे बोलते हैं पेटेंट। जितने भी आविष्कार होते हैं उसके ऊपर पेटेंट लगते हैं, जितने भी नाम कोई शब्द है उसके ऊपर ट्रेडमार्क लगता है, जितने भी गाने या किताबें हैं ये कॉपीराइट रहती है। मतलब अधिकार है किसका, कॉपी करने देना है या नहीं देना है उसका अधिकार उस व्यक्ति के पास में। ठीक है। ट्रेडमार्क मतलब बिजनेस रिलेटेड एक स्पेशल मार्क रहेगा, अगर बिजनेस करना है उस सिंबल की मदद से तो वो करना पड़ेगा। हल्दीराम का एग्जांपल लिया था हमने। किताबों के ऊपर जो ऑथर रहते हैं ना वहाँ पे लिखा रहता है कॉपीराइट, आप बुक खोल के देखना। तो यहाँ पे क्या है कि देश ने नियम बना के रखे हैं। ये ज़रूरी है ना, क्योंकि उस बेचारे ने अगर इतनी मेहनत करके अगर कोई बल्ब या बाकी और कोई चीज़ तैयार करके रखी है तो उसको उसका फ़ायदा तो होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आप परफेक्ट मार्केट कंपटीशन बनाने के चक्कर में जितनी मेहनत उन्होंने की है उसका उनको मुआवजा नहीं मिला, और अगर सभी लोग उसके जैसा प्रोडक्ट कॉपी करते रहे, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट तैयार करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा ही एक केस हुआ। क्या हुआ, गुजरात के अंदर आनंद नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे आजू बाजू में काठियावाड़ इलाका हम उसे बोलते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी गायें थी और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहने की वजह से गाय बहुत चराती और बहुत सारा दूध तैयार होता। लेकिन ये जो दूध था, ये वाला दूध वेस्ट हो जाता था, फट जाता था। तो इसलिए फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक व्यक्ति गए जिनका नाम था वर्गीस कुरियन। क्या नाम था, वर्गीस कुरियन। तो ये जो वर्गीस कुरियन थे, इन ये टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ थे। इनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इन सभी लोगों को, आनंद के अंदर रहने वाले जितने भी डेयरीज हैं, सभी लोगों को या दूध तैयार करने वालों को इकट्ठा करूं और फिर मैं कंपनी तैयार करूं। तो ये अमूल के स्टार्टिंग का ये आनंद इस जगह से है, और फिर मिल्क प्रोडक्ट तैयार करने वाली ये कंपनी है। ओके। तो इन्होंने पास्चराइजेशन की मदद से देश भर के अंदर ऐसा इनोवेशन किया कि जिसकी कुछ हद नहीं। उस समय और किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई, और बहुत सालों तक के ये अमूल के जो प्रोडक्ट थे इन्होंने मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी, और लीगल मोनोपोली। कोई अमूल की वो जो गर्ल आती है ना उसको कॉपी नहीं कर सकता था, और अमूल एक ब्रांड बन गया। नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली हम किसे कहेंगे, तो नेचुरल मोनोपोली हम कहेंगे ऐसे कंडीशन को जहाँ पे निसर्ग की मदद से, नेचर की मदद से वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब गेहूं को उगाने की बात आ गई हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से, तो पूरे भारत को सर्च किया गया कि ऐसा बड़ा इलाका चाहिए। देश में चेरापूंजी के पास में मोन्सेरम में एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल में, लेकिन वो छोटा सा इलाका है। गेहूँ पूरे देश को अगर हमें खिलाना है तो बड़ा इलाका चाहिए था। तो नेचुरली क्या हो गया, पंजाब ऐसा एक इलाका मिला जहाँ पे क्लाइमेट गेहूँ को उगाने के लिए बहुत अच्छा है, ज़मीन बहुत अच्छी है और बरसात भी बहुत अच्छी होती है। तो और वहाँ पे नदियाँ भी है, सिंधु नदी, 5 नदियों का संगम। तो अल्टीमेटली पंजाब को उसका फ़ायदा हो गया। अब सबसे ज़्यादा भारत के अंदर गेहूँ कहाँ से आता है, पंजाब से आता है। नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो गई। नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली। ये सबसे साधारण प्रकार की मोनोपोली है। किसे कहेंगे, जहाँ पे सेलर या फर्म ये अपने जितने भी प्रोडक्ट है इसके लिए अगर एक प्राइस डिसाइड करने की ताकत रखता है तो वो सिंपल मोनोपोली है। फॉर एग्जांपल, अगर नागपुर में आप, अगर राम भंडार नाम की एक जगह है, वहाँ अगर आप चले जाओ तो वो अगर रेट अपने 2-2 रुपए से किसी चीज़ के बढ़ा देते हैं तो नो बडी कैन आस्क देम कि क्यों ऐसा। ठीक है। तो ये क्या हो गई, अगर वो यूनिफॉर्म प्राइस उनके सभी प्रोडक्ट के ऊपर अगर बढ़ाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। ठीक। इसके बाद में
नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सर भेदभाव। तो इस प्रकार की मोनोपोली या सिंगल सेलर वाली पॉलिसी जहाँ पे भेदभाव हो रहा है। सर किस चीज़ के अंदर भेदभाव? तो डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर। एग्जाम्पल डॉक्टर। अब डॉक्टर की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, नाम चलता है उसका, किसी से कम पैसे लेगा, किसी को फ्री में ट्रीट करेगा, कोई अगर बहुत पैसे वाला पेशेंट आ गया तो उससे बहुत ज़्यादा भी फीस चार्ज कर सकता है, तो कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। अंडरस्टैंडिंग। रेलवे का एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर ही आती है रेलवे। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग बायर है, हर किसी को तो बैठ के जाना है भाई ट्रेन में, लेकिन इन्होंने बच्चों को, लेडीज़ को, बूढ़ों को अलग अलग कंसेशन दिए। ओके। और इसके बाद में द लास्ट टाइप इज वॉलेंटरली मोनोपोली। मोनोपोली नहीं रहती, लेकिन सभी लोग मिलके एक ग्रुप तैयार करते हैं और वो ग्रुप मोनोपोली क्रिएट करता है। एग्जाम्पल सऊदी अरब या मध्य एशिया का वो इलाका जहाँ पे कुवैत जैसे देश है, सऊदी अरब है, ये ऐसे देश है जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करते हैं। मतलब वहाँ पे जो कुआं है ना, उस कुएं के अंदर क्रूड ऑयल नाम का एक काले रंग का बदबूदार तेल निकलता है। फिर ये तेल को प्यूरिफाई करते हैं अलग अलग तापमान में से, तब तापमान पे इनमें से अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, जैसे पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, पेट्रोलियम जेली रहेगी, केरोसिन रहेगा, नेप्थोलीन बॉल्स, ये सब चीज़ें रहती है। ओके। तो अब क्या हो गया कि इनको पता है कि गिन चुन के हमारे ये सिलेक्टेड देश है जिनके अंदर ये तेल और तेल के कुएं हैं, और इनकी मदद से ही पूरी दुनिया भर के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भेजा जाएगा। तो कई बार एक छोटे से देश को बाकी बड़े बड़े देश प्रेशराइज करके सस्ते के अंदर ना खरीदे, इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि इन सभी देशों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या करती है? ये सभी मिलकर एक रेट डिसाइड करती है पेट्रोल का, नॉट पेट्रोल का बट पेट्रोलियम का। ये क्रूड ऑयल जो है ना, ये क्रूड ऑयल बैरल में भरा जाता है, इस तरीके का पीपा रहता है, मतलब लकड़ी की ये पूरा कैन रहेगी, और इसके अंदर ये काले रंग का क्रूड ऑयल भरा जाएगा और ये बेचा जाएगा। अब ये पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ गए, तब लोग जब बहस करते हैं कि हाँ, तो गवर्नमेंट बोलती कि नहीं नहीं हमने नहीं बढ़ा है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है उसके रेट बढ़ गए। तो बोले किसने डिसाइड किया ये रेट? तो ओपीईसी ने डिसाइड किया। समझ आया क्या? तो बहुत सारे बार क्या होगा, कुछ मोनोपोलिस्टिक खुद की इच्छा से साथ आएंगे और ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट बनाएंगे, जिसका एग्जांपल है ओपीईसी। ओके। ओके। अब मोनोपोली के अंदर जो ये डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि अलग अलग कारणों की वजह से प्राइस के अंदर फर्क मोनोपोली के अंदर कैसे कैसे आएंगे। पहला, डॉक्टर पर्सनल, मतलब वो जो एक व्यक्ति रहेगा वही डिसाइड करेगा किससे कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पे बेचारे डॉक्टर को बेमतलब बदनाम कर रहा है, नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो डॉक्टर चार्ज कर रहा है डिफरेंट पेशेंट से डिफरेंट, यू कैनॉट से कि सर ऐसा क्यों। अगर डॉक्टर ने बाहर बोर्ड नहीं लगाया और तुम सही में बीमार हो जा रहे हो, तो जो रेट डॉक्टर बोलेगा वो देना पड़ेगा। ओके। और फिर वो कंडीशन देख के कि ठीक है चल 200 रुपये फीस है तो तू 200 दे। कोई अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो बोले सर पैसे नहीं है मेरे पास, तो ठीक है 100 भी दे दे। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं मैंने इलाज किया वापस कर मेरा पैसा। प्लेस वाइज, अब रहने की जो जगह है अगर भाड़े से देनी हो तो गाँव के अंदर रेंट कम लगता है, और शहर के अंदर या ऐसे बड़े बड़े जो इलाके हैं जहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा लगता। तो अगर इतवारी के एक एरिया के अंदर एक दुकान 25,000 रुपये महीने से जा रही है, तो वही अगर सिटी के बाहर कोई लोकेशन के अंदर उतनी ये दुकान 5,000 रुपये महीने से जा रही है, तो ये यहाँ पे बोल नहीं सकता है इसे क्या कि भाई वहाँ पे तो 5,000 रुपये में मिल रही, तू भी 5,000 में दे। तो जगह का इम्पोर्टेंस वहाँ तैयार हो गया, इसके लिए प्राइस भी डिफरेंट हो गई।
और प्राइस डिफरेंट हो गई, इसीलिए ओनर की मोनोपोली तैयार हो गई कि बोले लेना है तो ले। सभी ओनर ने डिसाइड किया कि अपने एरिया में इतने ज़मीन का रेट 20,000 से 25,000 के बीच ही देना है। टाइम वाइज अब रेलवे जो रहती है जहाँ पे रिजर्वेशन के लिए ज़्यादा भीड़ लगी रहेगी, तो वहाँ पे वो उनको पता है कि खरीदने वाले ज़्यादा है, तो वो बेनिफिट उठाते हैं और फ्लेक्सिबल प्राइस रखते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर अचानक से रैंडमली प्राइस बढ़ जाती है अगर खरीदने वाले ज़्यादा रहे तो। ऐसा ही एसटी के अंदर दिन भर के अंदर ग्राहक बहुत ज़्यादा रहते तो रेट जितने रहेंगे उससे कंपेयर टू रात में प्रवास करने वाले या रात में ट्रैवल करने वाले प्रवासियों की संख्या कम रहेगी, इसीलिए रेट कम कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, घर के अंदर बेचारे गोर गरीब से लेके तो घर बेसिक ज़रूरत है ना, तो इसीलिए घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करने के लिए डोमेस्टिक जो चार्ज है ये एक यूनिट का कुछ 3 से 3.5 रुपये लगता है। और वही कमर्शियल यूनिट जो दुकान के अंदर से बिजली का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, तो इन लोगों को दुकान के अंदर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसी एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में आया? तो ये अगेन पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि what are the reasons or the types of the price discrimination under the monopoly। मोनोपोली के अंदर अलग अलग कीमतें डिसाइड किस कारणों की वजह से या कौन सी जगह की वजह, कौन से पैरामीटर की वजह से होगी। तो फिर 4 पॉइंट आएंगे। पहला रहेगा कि सर पर्सनल, दूसरा प्लेस वाइज, तीसरा टाइम वाइज और चौथा यूज़ के हिसाब से। अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि सर अगर एक सेलर रहेगा और मिनी बायर रहेंगे तो क्या मोनो, सिंगल, पोली का मतलब सेलर। उल्टा भी हो सकता है, क्या एक ही खरीदने वाला है और सेलर बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहीं किले के ऊपर जाओगे, ठीक है, शहर के बाहर कोई किला है, तो वहाँ पे 3-4 बेचने वाले रहेंगे खिलौने और ख़रीदने वाले तुम अकेली हो देखने के लिए गए, तो इसे कहते हैं मोनोसोनी। तो ये मोनोसोनी का मतलब क्या होता है, ये उल्टा है, कॉन्वर्स है किसका, मोनोपोली का। किस तरीके से, यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको सर, मिनी सेलर्स रहेंगे लेकिन बायर सिर्फ एक ही रहेगा। अब बायर्स मोनोपोली ये कैसा, रेयरली रहेगी। मतलब इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, बायर एक है ना, तो बायर की ही मोनोपोली है, तो ये बहुत ही कम मिलेगी। और इस केस के अंदर पहले क्या था कि अगर जैसे बेचने वाले, सारे कंडीशंस उल्टी लगेगी। जैसे मोनोपोली जिसकी रहती, अगर बेचने वाले की मोनोपोली है, बेचने वाला इकलौता है, तो ये मनमाने रेट के अंदर बेच सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर की मज़ा रहेगी। ये सेलर क्या बोलेगा, कितने बेचने वाले हैं, बहुत सारे बेच, मतलब खरीदने वाले तुम अकेले हो ना, और बेचने वाले यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो तुम वहाँ बार्गेनिंग कर सकते। चलो 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में कौन दे रहा, तो दोनों में से कोई तो भी एक आएगा, झगड़ा करेंगे। ऑटो, ऑटो के अंदर तुम अकेले हो बैठने वाले, और ऑटो वाले अगर दो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी यूनियन नहीं बनी है, उस केस में क्या तैयार हो गए हैं यहाँ पे, नेक्स्ट केस, मतलब ये मोनोप्सोनी वाली केस तैयार हो गई। तो मोनोप्सोनिस्ट क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सेलर को। मोनोपोली के अंदर क्या हो रहा था, मोनोपोली के अंदर सेलर, बेचने वाला एक ही था, तो वो बायर जो था उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। एक्सप्लॉइट मतलब उसका नुकसान करना या उसको अपने मनमानी तरीके से इस्तेमाल करना, वो कर रहा था। लेकिन मोनोप्सोनिस्ट केस के अंदर क्या होगा, एक ही खरीदने वाला है, बेचने वाले बहुत सारे हैं, तो ये अब बेचने वाले को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने मनमाने रेट इन पे थोप सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्स्ट टाइप। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो अनदर टाइप है, ये है ओलिगोपोली। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, हमने ये देखा कि जो मार्केट है, ये वाला मार्केट
दो टाइप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के फिर हमने टाइप लिए थे, टोटल तो 3 टाइप थे। पहला वाला था मोनोपोली, दूसरा वाला था ओलिगोपोली जो अभी हम पढ़ेंगे, और तीसरा वाला था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। अब ओलिगोपोली के अंदर क्या खासियत है? ओलिगोपोली ये वाला वर्ड अगेन, मोनोपोली मोनो प्लस पोली, तो ये ओलिगो प्लस पोली। ओलिगो इस शब्द का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ एक, और पोली का मतलब होता है सेलर। मतलब अब सेलर परफेक्ट कंपटीशन में जैसे बहुत सारे थे, वैसी केस नहीं है। लेकिन मोनोपोली में जैसे एक ही बेचने वाला है वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक ऐसी फर्म्स रहेंगी जो सेलर बोल के काम कर रही है। ठीक है। और ये एक जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करेगी, या थोड़े थोड़े डिफरेंस की वजह से जो तैयार होता है वो। फॉर एग्जांपल, मोबाइल की जितनी भी कंपनी है या मोबाइल की सर्विस प्रोवाइडर है, तो सभी को सिम देना है। सभी इस सिम की मदद से कॉलिंग की फैसिलिटी देंगे, इंटरनेट का ब्राउजिंग करने देंगे। सभी को कस्टमर केयर सेंटर तैयार करना है। तो ये क्या हो गया? ओलिगोपोली। ठीक है। ओके। अब मोबाइल को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते कि नए मोबाइल पसंद नहीं आ रहा तो मैं रेडियो ले लूंगा। प्रोडक्ट नहीं बदल सकते, नियर बाय सब्सटीट्यूशन नहीं है उसमें। सीमेंट कंपनीज, जितनी भी सीमेंट कंपनी है मैक्सिमम बिरला ग्रुप की है। ठीक है, नाम बदल बदल के। तो राजस्थान के अंदर 2 या 3 लोग हैं जिनकी ये सारी की सारी कंपनियां अलग अलग ब्रांड से बेचते हैं ये सिर्फ। तो सीमेंट की ये सारी की सारी कंपनियां, एक ही प्रोडक्ट है भाई, सीमेंट। अंडरस्टूड। अब इसके फीचर देखते हैं हम। इसके फीचर क्या क्या है? सबसे पहला वाला फीचर है कि फ्यू फर्म्स और सेलर्स, मतलब कुछ ही कंपनियां रहेगी जो इसका उत्पादन कर सकती है या इसे बेच सकती है। तो क्या पॉइंट है कि अंडर ओलिगोपोली क्या लिखेंगे? ओनली फ्यू फर्म्स और सेलर्स, पहला वाला पॉइंट। ठीक है। दूसरा क्या है? इन्हीं लोगों का मार्केट के अंदर दबदबा है, दिस फर्म्स डोमिनेट द मार्केट, और इनका कंट्रोल होता है पूरे प्राइस के ऊपर। फिर एक कंपनी नहीं है, 4-5 कंपनी है, लेकिन ये 4-5 कंपनियों का ही दबदबा है पूरा का पूरा। इसका एग्जाम्पल ओलिगोपोली का क्या ले सकते तुम? ओपीईसी ग्रुप ले सकते हो क्या? जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं। सब अलग अलग कंपनियां थी, सभी पेट्रोलियम ही निकाल रहे थे, लेकिन इसकी प्राइस डिसाइड कर रहे थे वो। तो ये क्या हो गया? फ्यूअर फर्म्स और सेलर की केस हो गई। तो ओलिगोपोली के अंदर एग्जाम्पल में आ गया ये। ओके। ठीक है। मत देखो, मोनोपोली का वो एक सब टाइप है, लेकिन अगर इसको ओलिगोपोली में हम लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी। ठीक है। कोचिंग को बच्चों की और बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत है ही है। तो सेलर जो है ये क्या करता है? काम तो करता है, लेकिन इसके बराबरी की जो फर्म्स है इसके हिसाब से काम करेगा। भले ही कम बेचने वाले हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसा एक व्यक्ति मनमाने चेंज इन प्राइस के अंदर नहीं कर सकता। अगर उसने किया और लोगों ने उस प्राइस पे खरीदना चालू कर दिया तो बाकी लोगों को भी उस प्राइस के ऊपर बेचने में आसानी हो जाती है। और अगर नहीं बेचा तो वो इंसान अपनी प्राइस कम कर लेगा। ठीक है। तो सभी लोग रहेंगे और सभी में कुछ एक पर्टिकुलर पाथ ट्रैवल करेंगे या एक ट्रेंड सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेना, पेस्ट पेस्ट बनाने वाली टूथपेस्ट काफ़ी कम कंपनी है। अब एक कंपनी है जिसने लेके आ गया कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है। अब दूसरे ने लेके आ गया लहसुन है, तीसरे ने लेके आ गया अचार है। क्या क्या लेके आ रहा है? नमक है, नीम है, कोयला है। अब कोयला ही रखना था तो पहले पेस्ट लाया क्यों? पहले लोग वैसे भी तो कोयले को घिस के उसके अंदर नमक डाल के दांत साफ करते थे ना। लेकिन इसने नमक डाला, रेट चेंज किए, तो दूसरे ने नीम डाल दिया और रेट चेंज कर दिए। समझ आया क्या कैसे ट्रेंड चेंज होता है? तो इंटरडिपेंडेंस है। एक ने अपने प्रोडक्ट में थोड़ा इनोवेशन किया, दूसरा भी करेगा। ठीक। अब तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, एडवर्टाइजिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर कम कंपनियाँ हैं,
तो इनकी कंपटीशन एक दूसरे से इतनी भयंकर तरीके से रहती है, इसीलिए एग्रेसिव और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें। साबुन की एडवर्टाइज देख लेना, पेस्ट की एडवर्टाइज देख लेना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मतलब अब देखो भैया, क्लास 10 तो सभी पढ़े हो। क्लास 10 के अंदर ना एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम दिया है सैपोनिफिकेशन, मतलब साबन कैसे बनता है। ठीक है, ऑयल लेते हैं कोई तो, और इस ऑयल के साथ में मिलके प्रोसेस में साबन बनाते हैं। तो साबन बनाने की प्रोसेस सेम है। फिर किसने क्या किया, तो बोले अरे अपने साबुन के अंदर ना वो जो केवड़ा है उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है, डालो। ठीक है, कोई आ गया एक, उसने बोला हमारे साबुन के अंदर क्रीम है, ये तो साबुन नहीं है क्रीम है, तो लो और महंगा ले ले। ठीक है, कोई आ गया बोले हमारा तो जर्म्स पूरे के पूरे मार डालता, और बदल। अंडरस्टैंडिंग। अब फिर इसके ऊपर लक्स आ गया, बोले क्या करूँ, तो चल कैटरीना आजा नहा लो। उसके बाद में शाहरुख खान आजा नहा ले। एडवर्टाइजमेंट खतरनाक कर दी। फिर लोगों के दिमाग में वो फीलिंग आ गई, बोले अरे शाहरुख खान नहा रहा क्या, तो मैं भी नहाऊंगा। नहीं बन सकते शाहरुख खान, लेकिन फील तो ले उसके जैसा। समझ आया। अब एंट्री बैरियर्स, इन लोगों ने इतना खर्चा और इतना स्टैंडर्ड डेवलप करके रख दिया है कि नई जो फर्म्स है इनको एंट्री लेके उनके जितना compete करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, तो कोई भी फर्म इजीली एग्जिट कर सकती है मार्केट से, लेकिन जब वो एंट्री करने जाएगी तो गवर्नमेंट के लाइसेंस, पेटेंट, क्लियरेंस, ये सारे परमिशंस इतने लगती है उसको, और वो करने के बाद में भी बाकी की कंपनियां इतने हाई लेवल के ऊपर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से पहुंच चुकी है कि नॉर्मली ये कंपनियां पहुंच नहीं सकती है। तो साबुन घर में भी बना सकते हो आप अगर वो आठवड़ी बाजार जाला म्हणतात वीकली मार्केट, वहाँ पे जाओगे तो लोकल तरीके की साबुन रहती, वो भी साबुन सैपोनिफिकेशन से ही बनती सर। हम्म। आइए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। अब इसके अंदर तालमेल की काफ़ी कमी रहती है, सिमिलैरिटी नहीं रहती है। जैसे जितने भी फॉर्म्स हैं, कितनी भी अलग अलग साइज़ की रहेगी, ये छोटी रह सकती है या बड़ी रह सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी, जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर के अंदर तुम घड़ी ले लो। ठीक है, निरमा, जब निरमा आया था मार्केट में तो निरमा बहुत बड़ा था। घड़ी वाले ने साइकिल के ऊपर घड़ी की पाउडर बेचना चालू की थी, लेकिन तब क्वालिटी ज़बरदस्त थी, तो इस वजह से इसने धीरे धीरे अभी निरमा को टक्कर दी दी। आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा घड़ी पाउडर बेची जाती है। तो फर्म की जो साइज़ है अलग अलग समय पे अलग अलग रह सकती है, लेकिन अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था। और अनसर्टनिटी, तो इस तरीके का जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर फिक्स कुछ नहीं रहता है, अनसर्टनिटी रहती है। पैटर्न अलग अलग चेंज हो जाते हैं। पहले जैसे अलग अलग कलर की पेस्ट का पैटर्न आया था, फिर अलग अलग फ्लेवर का पैटर्न आना चालू हो गया। ठीक है, बहुत बार ये भी होता है कि राइवल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ में जुड़ के काम करते हैं ताकि और दूसरों लोगों को हरा सकें। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया क्या। तो जैसे सीमेंट की बात है, तो सीमेंट के अंदर क्या हो गया कि नई कंपनियों को रोकने के लिए बिरला की बहुत सारी ब्रांड्स इकट्ठा हो गई। ठीक है, और इनकी वजह से क्या हो गया कि इनका अप्रोच या इनका जो लीड था मार्केट के अंदर, ये बहुत हाई लेवल पे आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओलिगोपोली। द थर्ड टाइप इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ, अभी तक के मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं ये सारे के सारे ओलिगोपोली के लिए जितने सही है उतने ही सभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी लागू होते हैं। बेसिक डिफरेंस जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये है कि यहाँ पे हम लोग मार्केट की बात करेंगे जहाँ पे आइदर एक जैसे या तो फिर थोड़े बहुत फ़र्क से बदले हुए प्रोडक्ट बेचने वाले एक से ज़्यादा सेलर हो। ओके, सो ओलिगोपोली के अंदर मिनी सेलर्स रहेंगे और बायर्स के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि ये जो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ये एक समान या थोड़े बहुत अंतर से बदलने वाले प्रोडक्ट रहेंगे। यही सारे एग्जाम्पल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के भी अंदर आते हैं।
इसका एग्जाम्पल है डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लिक्विड क्लीनर्स। ठीक है, कोरोना काल के अंदर अभी तो कोरोना के विषाणु को भगाने वाले बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आपको दिख जाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। आइए समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब क्या। तो भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये सबसे आम तौर पे ज़्यादा पाए जाने वाला मार्केट है। ओके, इस मार्केट के जो फीचर है ये वाले परफेक्ट मार्केट के या परफेक्ट कंपटीशन को मैच करने वाले हैं। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट ये रहते हुए भी इम्परफेक्ट के अंदर आता है। रीज़न ये है क्योंकि कुछ पार्ट्स है जो परफेक्ट कंपटीशन के जैसे है। अब E.H. चेम्बरलिन इनकी अगर मानी जाए तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि ईयर 1933 में पब्लिश हुआ। इनके हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इस प्रकार की कंपटीशन को कहा जाएगा जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स रहेंगे और ये ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करके बेचेंगे जो कि क्लोज रहेंगे लेकिन एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। वापस से सुनिए, क्लोजअप की टेस्ट पेस्ट है और आपका मिसवाक की टेस्ट अलग रहेगी, ये भी पेस्ट है। किसी दिन दुकान के अंदर अगर क्लोजअप अवेलेबल नहीं है तो तुम मिसवाक से ब्रश कर सकता है, काम दांत साफ होने का होगा। टेस्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, क्लोज है एक दूसरे के, पर्पस सेम है लगभग, लेकिन परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। जिसको आदत पड़ चुकी है क्लोजअप के टेस्ट की उसको मिसवाक बड़ा ही मतलब टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू बेकार लगेगा। ओके, एंड वाइसे वर्सा, उल्टा भी होगा। अब ओलिगोपोलिस्टिक जो मार्केट है इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कुछ ही फर्म्स रहती है जो सेलर रहती है, लेकिन इनके कंपैरिजन में यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहेंगे। ओके, जैसी सीमेंट की गिन चुन के कंपनियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 कंपनियाँ हैं भारत में। ओके, बड़े लेवल का। लेकिन यहीं पेस्ट या साबुन की कंपनियां ढेरों है। जो हम प्यूरीफायर देख रहे थे ऊपर या फिर क्लींजर देख रहे थे, उनकी कंपनियां बहुत सारी है। सो कंपैरेटिवली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ओलिगोपोली के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेलर्स कितने रहेंगे, लार्ज रहेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन को बनाने के लिए इन बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके कंपैरिजन में फिर भी कम है। ठीक है, जैसे 1000 बेचने वाले हैं तो 1000 खरीदने वाले हो, और उस लेवल पे जो प्राइस डिसाइड होती है ये बेस्ट प्राइस है। अंडरस्टूड। लेकिन अब जैसे भारत की जितनी संख्या है, जनसंख्या है, या जितने घर है उतने पेस्ट की कंपनियां थोड़ी रहेगी। लेकिन ये 4-5 भी नहीं है ना, ढेरों है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जितने लगते हैं सेलर उनसे कम, लेकिन मोनोपोलिस्टिक सिंगल सेलर से ज़्यादा या ओलिगोपोली से भी ज़्यादा। ठीक है, और अब इस सर्कमस्टांसेस के लिए क्या होता है कि अब ये जितने भी सेलर्स रहते हैं ये सब के सब एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो ये नियर अबाउट थोड़ा सा मोनोपोली जैसा ही बिहेव करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, तो मोनोपोली के जैसा भी ये बिहेव करेंगे जितनी भी कंपनियां रहेंगी उतनी। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है कि दे हैव फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे पेस्ट खरीदने वाले जितने लोग हैं पूरे देश के अंदर, ये बहुत सारे, लगभग हर कोई खरीदेगा। पेस्ट नहीं खरीदेगा तो मंजन खरीदेगा। 10% समझ लो जो ब्रश नहीं करना चाहते और कुछ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या है कि कोई भी एक सिंगल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। प्राइस बदली जाए, बहुत महंगा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है। तो इंडिविजुअल डिमांड के हिसाब से ये वाली प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकती है, लेकिन सिंगल बायर इस प्राइस को नहीं बदल सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब भाई प्रोडक्ट ना थोड़े बहुत अंतराल से है समान ही। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था, साबुन का लिया था, मिसवाक का लिया था। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फ़र्क। तो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये किस लिए, कंपटीशन के तहत टिक के रखने के लिए, खुद को एक अलग तरीके से लोगों तक के पहुंचाने के लिए। ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है
ये जितना पावरफुल उतना ही उस प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर का अस्तित्व। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन रहता है ये ब्रांड। तो ब्रांड क्रिएट करना बहुत लंबे समय का है। फिर ब्रांड के अलावा ट्रेडमार्क, या तो फिर एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का पैकेज आएगा, या तो फिर उसके साथ में कोई कंटेनर देंगे अपन, या एक अलग ही शेप के अंदर आएगा, या क्वालिटी उसकी जो है ये औरों के मुकाबले थोड़ी अलग रहेगी। पतंजलि हमेशा क्वालिटी के बिहाफ पे ये मार्केट के अंदर अपना जो दम है वो जमाए हैं। या तो फिर कवर, बिस्किट के पैक आप देखोगे कुछ कुछ बहुत ही ऐसे बहुत सुपर्ब इसकी कवर आ रही है, या चिप्स या अलग तरीके के पैकेज, बहुत ही अट्रैक्टिव कलरफुल डिज़ाइंस और पैटर्न रहते हैं कवर के। तो डिज़ाइन और कलर्स, अंडरस्टैंडिंग। जैसे लाइफ बॉय नॉर्मल पैकेजिंग है, लाल साबुन बोल के फेमस हो जाती है क्योंकि लाल कलर के अंदर ही आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क करके कंपनियां भले ही एक समान ही प्रोडक्ट तैयार कर रही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड वेरी हाई। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब कि अगर एक टाइप का अगर शेप है, ये अगर किसी को पसंद आ रहा है तो उससे थोड़ा अलग हटके दूसरा शेप भी लोगों को पसंद आ सकता है, तो लोग फटाफट क्रॉस कर सकते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसको क्रॉस करके दूसरा कोई प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। तो डिमांड किसके लिए हाई रहेगी? क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए। इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं लगा तो उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट फट से परचेस कर लिया। ओके, सेम टाइप का एग्जाम्पल है मोबाइल हैंडसेट, कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये सब में कॉमन है कि भैया अगर मुनाफा है तो एंट्री ले ले और नुकसान है तो एग्जिट। मोनोपोली के अंदर ये नहीं चल पाता, तो यहाँ पे क्या है? फ्री एंट्री है और फ्री एग्जिट है। अगर फर्म को लग रहा है कि प्रॉफिट है, इफ देयर इज प्रॉफिट, तो फ्री टू एंटर। और अगर वो सर्वाइव टिक नहीं सकी तो क्या? लीव करो, निकल जाओ। ओके, नाउ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट ये इसका स्पेशल फीचर है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ सेल हो रही है, तो ब्रांड बनाने के लिए जितना पैसा लगा, ट्रेडमार्क के लिए जितना खर्चा लगा, पैकेजिंग थोड़ी अट्रैक्टिव कर दी तो उसका पैसा, कंटेनर गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका पैसा, क्वालिटी इंक्रीज कर दिया उसका पैसा, कवर अलग से तैयार किया उसका पैसा, डिज़ाइन अलग तैयार किया उसका पैसा, कलर्स अगर अलग है तो उसका पैसा। तो जो सेलिंग प्राइस है ये इसका स्पेशल प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट जो भी फर्म को लगती है बनाने के लिए या लोगों तक के पहुंचाने के लिए, सब की सब वसूल की जाएगी जनता से, ठीक है? तो डिमांड ऑफ दिस प्रोडक्ट जो है ये वॉल्यूम ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट थिंग कि जितना भी एक्सपेंस आपका हो रहा है, जैसे बताया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, या तो फिर रेडियो चाहिए था या टेलीविज़न के माध्यम से जो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट बताया जा रहा है, चौक के ऊपर जो बैनर लगाया जाता है, होर्डिंग बोलते हैं उसको, या एग्जीबिशंस लगाए जा रहे हैं, किसी एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उस प्रोडक्ट को चेक करें, ठीक है? जैसे वो वॉशिंग पाउडर की एडवर्टाइज या हार्पिक की एडवर्टाइज में बताते हैं लोगों को इकट्ठा कर करके, या तो विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स हैम्पर उसके साथ में दे रहे हैं, या तंबाकू या सिगरेट जैसी जो चीज़ें हैं रोड के ऊपर लोग उसके सैंपल लेके घूमते हैं नए नए जब आते हैं तब, ताकि लोगों को टेस्ट करो, बताओ, रेफ़र करो हमको। या और किसी चीज़ के साथ में फ्री दी जाती है ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि लोगों को, या तो मतलब जैसे विम बार है इसके साथ में जो स्क्रबर आता है ये गिफ्ट दिया तो चीज़ के साथ में फ्री। या तो फिर मैगी का जैम आ रहा था, ठीक है? किसान का जैम आ रहा था, जैम के साथ में इसने फ्रूट जैम का एक पैक भी बेचना चालू कर दिया। टोमेटो केचप के साथ में फ्रूट जैम का एक पैक फ्री सैंपल बोल के दे दिया लोगों को, ठीक है? तो ये अलग अलग प्रकार के जितने भी खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे क्या करते हैं? इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ सेल, और जैसे ही ये बेचे ज़्यादा जाएंगे तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो इसका भी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। सीमेंट का ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। कौन सी चीज़ है जिसके साथ में तो सीमेंट की बैग फ्री देने वाला है, बता तो। अब भले ही सीमेंट की भी कंपनियों के अंदर ये मोनोपोलिस्टिक चीज़ थोड़ी थोड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी फ्यू कंपनीज है, इसीलिए नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग? क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों ज़्यादा बेटर है? क्योंकि यहाँ पे
हर चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग ब्रांड के सोप, अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट, एक नहीं मिला तो दूसरा खरीदो। और चैम्बरलिन साहब जो है ना, इनके हिसाब से इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे ग्रुप कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप क्या है? ग्रुप मतलब ऐसी कंपनी, दीज आर द इंडस्ट्रीज और द फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे कि ऐसी सारी की सारी कंपनियां जो एक जैसा प्रोडक्ट तैयार करती है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप। सो नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। तो फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स है, ऑटोमोबाइल्स है, तो टू व्हीलर कंपनियां प्रोड्यूस करने वाला ग्रुप कौन कौन सा? होंडा, हीरो होंडा अलग अलग है भाई। इसके बाद में कौन सी है? बहुत सारी कंपनियां हैं, बजाज है। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट देखना है। जेमिनी ऑयल के लिए क्या है? धारा। ठीक है, तो और कोई ले ले। कोलगेट टूथपेस्ट के लिए क्या है? मिसवाक। ठीक है, दंत क्रांति। रेड लेबल टी के लिए क्या है? पतंजलि चाय। ठीक है, आई एम नॉट दैट मच फ्रीक, बट अगेन रेड लेबल टी के लिए क्या है? कोई भी चाय ले सकते हैं तुम। ठीक है, इसके बाद में ब्रू कॉफ़ी के लिए क्या है? एक्टिवा टू व्हीलर है, इसके लिए क्या? तो कोई भी टू व्हीलर अगर ले लेते हो, एक्टिवा के लिए जो है सुजुकी की आती है वो ले लो। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप सो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। इस चैप्टर की जो समरी है, ये वाली समरी हमें मिलती है इस पेज पे। देखते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि कम से कम ये जो टेबल है, ये वाला टेबल बहुत अच्छे से एक पेज पे निकालो और यहाँ पे नोट्स लिखना शुरू करो। वापस से रिपीट करते हैं। समरी, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। लोकल, लोकल जगह रहेंगी जहाँ पे लोकली प्रोड्यूस्ड या लोकली तैयार की गई चीज़ें लोकली बेची जाए। नेशनल कोई गवर्निंग बॉडी है, उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ का बेचना या खरीदना कंट्रोल किया जाता है और देश के बॉर्डर के भीतर ये सारा काम हो तो नेशनल मार्केट। देश के बॉर्डर को क्रॉस करके अगर किसी प्रोडक्ट का सेलिंग या बाइंग अगर हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मार्केट। खत्म। अगर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड, एक साल के दौरान शॉर्ट पीरियड, एक साल से 5 साल के अंदर लॉन्ग पीरियड, और 5 साल के ऊपर का बिजनेस वेरी लॉन्ग पीरियड। कंपटीशन परफेक्ट, जहाँ पे बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर्स रहेंगे, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट सभी लोग एक कॉमन प्राइस के ऊपर बेचेंगे, उसे बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। इमेजिनरी कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के लोग बेच सकते हैं, जिनमें कीमतें अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाएगी। इसके 3 तरीके, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली के अंदर गांव खेड़े के अंदर बैठा हुआ एक बनिया जिसकी एक है दुकान, ठीक है, और गांव के अंदर कुछ लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, दूसरी दुकान ही नहीं है, तो मनमाने रेट के अंदर ये बेचेगा, तो वन मोनो सिंगल सेलर और बहुत सारे लोग खरीदने वाले। ठीक। ओलिगोपोली मतलब मेनी सेलर्स आ जाएंगे, तो इसमें एक जैसे या एक थोड़े बहुत फ़र्क से अलग अलग जो प्रोडक्ट है, ये पूरे के पूरे ओलिगोपोली। तो हमारे यहाँ का जो मार्केट है ये वाला ओलिगोपोली मार्केट है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ रहा है और बहुत सारे ग्राहक उनके पास में आ रहे हैं, तो दैट इज़ ओलिगोपोली। एंड मोनोपोलिस्टिक मतलब सिर्फ पर्टिकुलर साबुन लेके बैठा हुआ है वो, और साबुन की अलग अलग जो कंपनियां हैं, जो मतलब सिर्फ सेलर के लिए ये वाली चीज़ अप्लाई हो रही है कि अगर होमोजीनियस मतलब एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट थोड़े बहुत डिफरेंस से अगर कोई बेच रहा है, तो वो उनके कंपटीशन या उनके मार्केट को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे। समझ में आया? तो अगर तेरी जॉब लग गई टूथपेस्ट वाली कंपनी में, तो तू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को स्टडी करना पड़ेगा, और अगर तू दुकानदार बन के बैठा तो तेरे को ओलिगोपोली का पार्ट बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।